क्या होता अगर गोकू इवल बन जाता। तो ये कहानी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जहाँ पर पूरे 12 यूनिवर्स के गॉड मौजूद होते हैं और वो बात करते हैं किस तरह सन गोकू पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। वही था जिसके वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ और वो फ्यूचर में कई ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर सकता है, तो हमें उसका जल्दी ही कुछ करना होगा। पर ये बात वो भी जानते थे कि वो उसे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ये बात ज़ेनोसामा को पता चली तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे गोकू अपने आप ही मर जाए। पहले तो लॉर्ड बीरस इसके लिए एग्री नहीं करते, पर उन्हें भी पता होता है कि गोकू कितना बड़ा खतरा है और गोकू अगर बेवकूफों वाली हरकतें करता रहा तो ज़ेनोसामा पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह कर देंगे। फिर बाद में वो मान जाते हैं और लॉर्ड बीरस बताते हैं उन्हें टाइम चैम्बर के बारे में, कि किस तरह टाइम चैम्बर एक दूसरा ही डायमेंशन है और उधर के कुछ घंटे ही कुछ दिनों के बराबर होते हैं। तो ये काम लॉर्ड बीरस का होता है, गोकू को टाइम चैम्बर में भेजना। बाद में लॉर्ड बीरस अर्थ आते हैं वेजिटा से मिलने, क्योंकि वही एक ऐसा था जो उनकी बात को समझ सकता है और वो वेजिटा को बताते हैं कि हमें गोकू को लॉक करना होगा टाइम चैम्बर में। पहले तो वेजिटा ये बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि वो गोकू के साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, और ये सुनने के बाद वेजिटा लॉर्ड बीरस पे अटैक कर देता है, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। और बाद में लॉर्ड बीरस उसे कहते हैं कि अगर तुमने उसे लॉक नहीं करा तो मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद उसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं, या तो वो गोकू को बचा सकता था या फिर अर्थ और उसकी फैमिली को, और अब क्लियर था कि वेजिटा किसे सेव करेगा। तो वेजिटा गोकू के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर गोकू को ये बात अजीब लगती है कि उसके लिए टाइम चैम्बर में जाने की क्या जरूरत है। फिर वेजिटा उसे बताता है कि आगे और भी बड़े खतरे आ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी ही होगी। और गोकू तो गोकू है, वो उसकी बात मान लेता है और चली जाता है टाइम चैम्बर में। कुछ टाइम तक दोनों ट्रेनिंग करते हैं। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और गोकू अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब ट्रेनिंग करते करते उसे कई घंटे हो चुके थे और वेजिटा अभी भी वापस नहीं आया था, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर जाने का डोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे वेजिटा ने अपने बाहर जाने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था और गोकू दरवाजे से बहुत दूर था, तो उसे पता भी नहीं चला। उसे समझ में नहीं आता कि वेजिटा ऐसा क्यों करेगा और उसे क्या मिलेगा ऐसा करके। गोकू उधर पागल हुआ जा रहा था। तब उसे याद आता है किस तरह माजिन बू और गोटेंक्स दोनों ही हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर से बाहर निकले थे हाई पिच का यूज करके। तो गोकू अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। वो पहले सुपर सेयन में बदलता है, फिर सुपर सेयन 2 में, फिर 3 में। इतने से भी काम नहीं बनता, तब वो जाता है गॉड में, ब्लू में और फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये खुल क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब पिछली बार माजिन बू ने ऐसा करा था तब दोनों डायमेंशन के बीच में एक पोर्टल खुल गया था। फिर उन्हें याद आता है कि बाद में मिस्टर पोपो ने इसे अपग्रेड कर दिया था और अब इसके लिए इतनी एनर्जी काफी नहीं थी। अब गोकू को बस रिवेंज चाहिए था और वो ट्राई करते रहता है कि वो किस तरह इस पोर्टल को खोले। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कई दिनों से घर वापस नहीं आया। और फिर बाद में किंकाई गोहान से बात करते हैं और वो उसे बताते हैं कि गोकू की जान खतरे में है और तुम्हें उसे बचाना होगा। गोहान और पूछने की कोशिश करता है, पर किंकाई बताने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं और नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो तुम्हें गोकू को बचाना है। बाद में गोटेन आइडिया देता है कि हमें ड्रैगन बॉल से डैड को बुलाना चाहिए और वो यही करते हैं। वो जाते हैं बुल्मा के पास, पर बुल्मा ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गोकू को वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। और बाद में दिखाया जाता है कि गोटेंस वो ड्रैगन बॉल चुरा लेता है। और दूसरी तरफ गोकू, जिसके पास अब बस कुछ ही दिनों का खाना बचा हुआ था और वो कुछ ही दिनों बाद भूख की वजह से मर जाएगा, और वो सोचते रहता है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जब वेजिटा ने उसे लॉक कर दिया। और दूसरी तरफ गोहान ड्रैगन बॉल से विश मांगता है कि उसके डैड को वापस ले आया जाए, पर ड्रैगन ये विश पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायमेंशन में था। अब गोहान के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे बस इतना पता था कि उसे अपने डैड की जान बचानी है। तो वो ड्रैगन से ये विश मांगता है कि वो गोकू को इमोर्टल कर दे, और ड्रैगन उसकी ये विश पूरी कर देता है। और दूसरी तरफ गोकू को एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है और अब उसे भूख भी लगना बंद हो जाती है और वो डिसाइड करता है उधर ट्रेनिंग करने का। अब गोकू का बस एक ही मकसद था, रिवेंज लेना, और वो 10 साल की ट्रेनिंग के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। और वेजिटा बाहर कहता है कि अब वो खाने की कमी की वजह से मर गया होगा। वेजिटा बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है, पर उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और अब टाइम चैम्बर के अंदर 100 साल बीत जाते हैं और वो नई फॉर्म अचीव कर लेता है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो इतना पावरफुल बन चुका था कि अगर वो चाहता तो वो तभी वहाँ से बाहर निकल सकता था, पर उसके मन में कुछ और ही प्लान था। और वो सोचता है कि अब वो इतना पावरफुल बनेगा कि खुद गॉड्स, एंजल्स, यहाँ तक कि ग्रैंड पीस भी उसे ना रोक पाए। अब उसे टाइम चैम्बर में 100 साल पूरे हो जाते हैं और वो गॉड्स और एंजल्स दोनों के लेवल को क्रॉस कर चुका था, पर अभी उसे और ट्रेनिंग की जरूरत थी ग्रैंड पीस को सरपास करने के लिए। और बाहर बस 100 दिन ही हुए थे और हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा को, जब बोलते हैं कि उन्होंने बड़े टाइम से गोकू को नहीं देखा, और वो ग्रैंड पीस को आदेश देते हैं गोकू को लाने का। और फिर ग्रैंड पीस जाते हैं सुप्रीम काय के पास और सुप्रीम काय गोकू को ढूंढने में लग जाते हैं।
पर उन्हें पूरे यूनिवर्स में गोकू की एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम काय वेजिटा के पास जाते हैं और वेजिटा बस इतना ही बोलता है कि वो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसे डिस्टर्ब ना करा जाए। पर सुप्रीम काय कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग ज़ेनोसामा के ऑर्डर से बड़ी नहीं है। और जब वो कामे लुकआउट जाते हैं तब उन्हें पता चलता है हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा है। और वो ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को बताने जाते ही हैं और उसी समय लॉर्ड बीरस पीछे से आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा यूनिवर्स ही खतरे में पड़ जाएगा। और अब टाइम चैम्बर में पूरे 1000 साल बीत चुके थे, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों की शक्ल तक भूल गया था और अब वो खुद ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट से भी स्ट्रॉन्ग था। और गोकू अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके मल्टीपल्स पोर्टल खोल देता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने डार्क रेल्म और पूरे मल्टीवर्स के पोर्टल्स खोल दिए थे। अब बस गोकू का एक ही मकसद था, अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट संडे को मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1000 साल तक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने के बाद अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। वो अपनी की एनर्जी से मल्टीपल पोर्टल खोल लेता है और उनमें से एक पोर्टल में उसे गोहान की एनर्जी महसूस होती है, तो वो सीधा वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। गोहान और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो सामने देखते हैं गोकू को। गोहान उससे पूछता है कि आप 4 सालों से कहाँ थे। फिर गोकू से बताता है कि किस तरह वेजिटा ने उसे टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया था और वो 1000 सालों तक वहीं बंद रहा। और वो ये भी बोलता है कि वो अब वेजिटा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनने के बाद गोहान पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गोकू 1000 साल से टाइम चैम्बर में लॉक था और उससे भी बड़ी बात, ये काम वेजिटा ने करा। पर फिर भी गोहान गोकू को समझाता है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। पर अब गोकू को और कुछ नहीं सुनना था, क्योंकि 1000 साल से बस उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रही है, वो है रिवेंज। और गोकू बोलता है कि अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद गोहान उस पर अटैक करने जाता है उसे रोकने के लिए, पर बस उसके की और से ही गोहान इतनी दूर जाके गिर जाता है और गोहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब गोकू का कोई दोस्त, कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली नहीं थी, तो वो सीधा जाता है वेजिटा के पास और वेजिटा और बुल्मा दोनों ही देख के उसे चौंक जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। और गोकू कहता है कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बुल्मा उसे समझाने जा ही रही होती है पर वेजिटा मना कर देता है और जैसे ही बुल्मा कुछ बोलने वाली होती है वो गोकू में कुछ चेंज देखती है। वो पहले वाला गोकू बिल्कुल नहीं था। अब उसकी आंखों में वो इनोसेंस नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। ये देखने के बाद वेजिटा बुल्मा से जाने के लिए बोल देता है और वेजिटा गोकू को समझाता है कि क्यों उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने कहा था अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर गोकू से ताना मारते हुए बोलता है कि प्रिंस ऑफ ऑल सेन कब से दूसरों के इशारों पे नाचने लगा। ये सुनने के बाद वेजिटा उस पर अटैक करने जाता है, पर अचानक से ही उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, जैसे उसकी बॉडी उसे बोल रही हो कि इससे दूर रहे। वेजिटा को एक डर का एहसास हो रहा होता है, पर उसे समझ में नहीं आता उसे डर लग किससे रहा है, और ऐसा हो रहा था गोकू की लिमिटलेस एनर्जी की वजह से। और गोकू बोलता है कि मैंने गॉड्स और तुम्हारी वजह से 1000 साल टाइम चैम्बर में बिताए हैं अकेले, और अब मैं तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पे 1000 से भी ज्यादा पंचेस का यूज करता है, पर गोकू को खरोच तक नहीं आती। गोकू के लिए वो बिल्कुल ऐसा था जैसे हवा का झोंका से छू के चले गया हो, और गोकू के फिंगर के एक फ्लिक से ही वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है और उसके बाद गोकू की एनर्जी पूरे अर्थ में महसूस करी जा सकती थी। इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस करने के बाद सभी जी फाइटर वेजिटा के पास आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये गोकू है। क्रिलिन पूरा हैरान था। वो गोकू को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू उन्हें भी मारने की धमकी देता है, क्योंकि इतने टाइम तक उनने उससे बचाने की कोशिश भी नहीं करी। अब वेजिटा सबको पीछे हटने के लिए बोल देता है और वो अपनी पूरी एनर्जी से जाता है गोकू पे अटैक करने के लिए। वो दोनों लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज लड़ रहे थे, यहाँ तक कि पिक्लो और बाकी लोग उसे देख तक नहीं पा रहे थे। पर देख के लग रहा था कि गोकू अभी भी सीरियस नहीं है, क्योंकि वेजिटा का एक भी अटैक गोकू पे काम नहीं कर रहा था इतनी एनर्जी होने के बाद भी। फिर वो वेजिटा को एक पंच पे ही नीचे गिरा देता है और वो अपने एक हाथ से स्पिरिट बम बनाता है, जिससे वो वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर वो स्पिरिट बम हवा में ही गायब हो जाता है और गोकू हैरानी से पीछे देखता है और पीछे खड़े होते हैं लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस को गोकू की एनर्जी तभी महसूस हो गई थी जब वो अर्थ पे आया था, और वो गोकू से पूछते हैं कि आखिर तुम बाहर कैसे निकले, और वो उसे ये भी बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सभी गॉड्स का यही मानना था कि तुम पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा हो, तो मुझे तुम्हें लॉक करना ही पड़ा। और गोकू हंस के बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ही इधर आ गए, क्योंकि इनके बाद में तुम्हें ही मारने वाला था। ये सुनने के बाद लॉर्ड बीरस का थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। विश को उसके अंदर कुछ तो महसूस हो रहा होता है, पर क्या, ये उसे भी नहीं पता था।
बस उसे इतना पता था कि ये गोकू पहले वाले गोकू से बिल्कुल ही अलग है। और वो बोलते हैं कि अब ये काम मुझे ही करना होगा। शुरू में तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड बीरस गोकू पे भारी पड़ रहे हैं। बाद में गोकू हंस के बोलता है, क्या तुम बस इतने ही स्ट्रांग हो? अभी तो मैंने ट्रांसफॉर्म भी नहीं करा। और लॉर्ड बीरस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो बेस फॉर्म में इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, क्योंकि इतना स्ट्रांग वो पहले कभी नहीं था। अब लॉर्ड बीरस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हैं और वो इतनी खतरनाक थी कि धीरे धीरे पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा था और गोकू के सभी दोस्त उसमें मर जाते हैं। अब लॉर्ड बीरस अपनी ट्रू फॉर्म में थे, पर इसको देखने के बाद भी गोकू को बिल्कुल हैरानी नहीं होती और वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। अब लॉर्ड बीरस गोकू को थोड़ी टक्कर दे पा रहे थे, पर अचानक से ही गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखने के बाद विश के होश उड़ चुके थे। उसकी एनर्जी इतनी थी कि वो मेजर भी नहीं कर पा रहा था। अब गोकू लॉर्ड बीरस पे की ब्लास्ट अटैक करता है और विश उन्हें वार्न करता है कि अगर आप इससे टकराए तो आपकी जान चली जाएगी। और वो खुद उस अटैक के सामने आ जाता है और लॉर्ड बीरस को बोलता है कि आपको अभी यहाँ से जाना ही होगा, आप इसे नहीं रोक सकते। और ये कहने के बाद विश मर जाता है। लॉर्ड बीरस पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ से भागने के अलावा, और इस अटैक से पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जो उसने करा उसे उसका गिल्ट बिल्कुल नहीं था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वहाँ से जा चुके थे। अब गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से बीरस के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ बीरस अकेले नहीं थे, पूरे 12 यूनिवर्स के गॉड गोकू के सामने खड़े थे। और वो उसकी नई फॉर्म देख के चौंक जाते हैं और गोकू सबसे बोलता है कि तुम सब मिलके भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं अब खुद ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। किसी गॉड्स को यकीन नहीं आता। और लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में नहीं पता, पर इसने विश को मार दिया। और ये सुनने के बाद सभी गॉड्स पूरी तरह से चौंक चुके थे। एक मोर्टल एक एंजल को कैसे मार सकता है, और अगर उसने एक एंजल को मारा है तो इसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा। और होता भी वैसा ही है। गोकू लड़ने से ज्यादा उन्हें ह्यूमिलेट कर रहा था, उन्हें बार बार दिखा रहा था कि उनका लेवल कहाँ पर है और उसका कहाँ पर। और इसी के बीच वो लॉर्ड बीरस को जान से मार देता है। अब सभी गॉड्स के पास बस एक ही रास्ता था, फ्यूजन करने का। पहले तो वो एग्री नहीं करते, पर अगर ऐसा हुआ तो गोकू उन्हें मार देगा। और गोकू उन पे अटैक करने ही वाला था, तभी सब गॉड्स फ्यूज हो जाते हैं। और ये इतने पावरफुल थे कि उनके आसपास के प्लैनेट्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये देखने के बाद गोकू भी थोड़ा चौंक चुका था। सभी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड और अब उनका फ्यूजन हो चुका है। तो क्या गोकू उन्हें रोक पाएगा या फिर ये गोकू का अंत है, ये पता चलेगा अगले एपिसोड। हमने देखा था कि सभी गॉड्स फ्यूजन कर लेते हैं और ये देखने के बाद गोकू भी हैरान हो चुका था। उनके बस फ्यूजन करने से ही हजारों प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो गोकू को रोक सके? तो वो यूज करते हैं अपने सबसे पावरफुल अटैक का, और उस अटैक से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। सबको लगता है कि अब गोकू का खेल खत्म हो चुका है, पर तभी उस धुएं के बीच में से निकलता है गोकू। और गोकू हैरान हो चुका था कि ये इतने पावरफुल कैसे हो गए। तो दोनों के बीच में फाइट शुरू होने लग जाती है और इस बार गॉड्स गोकू पे भारी पड़ रहे थे। गोकू को ये हैरानी हो रही थी कि 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मैंने नहीं रोक पा रहा, और गॉड्स को इस बात की चिंता थी कि हम 11 गॉड्स फ्यूजन करके एक मॉडल को नहीं हरा पा रहे। अब ये देखने के बाद गोकू और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। गोकू उनसे बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसका भी यूज करना पड़ेगा। और गोकू ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और हम देखते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 को। और इसके बाद ये पावर खुद जेनोसामा तक को महसूस हुई थी, जो कि इस मल्टीवर्स के ही बाहर थे। गोकू अपने एक अटैक से ही उनके चेस्ट से अपना हाथ आर पार कर देता है, पर ये इतना काफी नहीं था उन्हें रोकने के लिए। और ये देख के गोकू भी थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गया था। वो बोलता है, मुझे जितना लगा था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। पर गॉड से बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई ऐसा मॉडल है जो गॉड से भी ऊपर है। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो हैरान थे कि इतना पावर लेवल किसका हो सकता है। वो लगभग उनके पावर लेवल को मैच कर रहा था। और गोकू बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं टाइम चैम्बर में 1000 साल तक बंद रहा, तो तुम्हें एक आसान मौत नहीं मिलेगी। गोकू यूज करता है सोल पनिशर का। ये एक ऐसा अटैक था जो अपने अपोनेंट को तड़पा के मारता है। ये उसको तब तक तड़पाता है जब तक वो खुद मौत की भीख न मांगे। गोकू वो अटैक करने ही वाला होता है। गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपने पीछे बहुत ज्यादा पावर लेवल महसूस हो रहा था। और वो अपने अटैक को कैंसिल करके पीछे देखता है तो पीछे होते हैं लॉर्ड जेनो। जेनोसामा बोलते हैं, गोकू क्या ये तुम हो? मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था, आखिर कहाँ गए थे तुम? फिर गोकू जेनोसामा को सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह गॉड्स ने प्लान बना के उसे टाइम चैम्बर में 1000 साल तक लॉक रखा। और जेनोसामा गोकू से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उनको उनकी सजा जरूर दूंगा। पर गोकू साफ मना कर देता है कि अब मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद इनसे बदला ले सकूं और मैं खुद इन्हें जान से मारूंगा। पर जेनोसामा समझाते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं मानता हूँ कि इनने तुम्हारे साथ गलत करा है, पर इसकी सजा हम पूरे यूनिवर्स को नहीं दे सकते। ये हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनने के बाद गोकू बोलता है कि अब इनकी मौत तय है और इन्हें मेरे हाथों से आप भी नहीं बचा सकते। और गोकू जेनोसामा को ब्लेम करता है कि किस तरह वो एक अच्छे रूलर नहीं है। वो जेनोसामा को अपना दोस्त मानता था, पर उसे बचाने के लिए उनने कुछ नहीं करा।
और गोकू उन्हें बोलता है कि तुम बिल्कुल कैपेबल नहीं हो पूरे मल्टीवर्स को संभालने के लिए। अब ये सुनने के बाद ज़ेनोसामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसने ज़ेनोसामा के साथ ऐसी बात करी हो। फिर ज़ेनोसामा बोलते हैं कि अगर मुझे गॉड्स और तुम्हारे बीच में से किसी एक को चुनना हो तो मैं गॉड्स को ही चुनूंगा, और वैसे भी तुम अब वो गोकू नहीं हो जिसे मैं जानता था। और ये कहने के बाद ज़ेनोसामा गोकू को इरेज कर देते हैं और वो कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी सही समय पे मदद नहीं कर पाया। अब गोकू इरेज हो चुका था तो ज़ेनोसामा गॉड्स को सजा देने जाते हैं क्योंकि उनने उसके दोस्त के साथ इतना बुरा करा। पर अचानक से ही उन गॉड्स के मुंह से खून निकलने लग जाता है और एक बहुत तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाते हैं। ज़ेनोसामा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो देखते हैं सामने गोकू को। गोकू बोलता है कि अब आप में भी इतनी पावर नहीं कि आप मुझे डिस्ट्रॉय कर सको। ये देखने के बाद ज़ेनोसामा और गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने गार्ड से बोलते हैं उनको अटैक करने के लिए। पर गार्ड्स भी गोकू को इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे। आखिर करते भी कैसे? जो ज़ेनोसामा के अटैक से बच चुका हो, भला दो गार्ड्स उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। वो गार्ड्स को मारने ही वाले होते हैं तभी पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को बीच में पड़ने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि इसे मैं ही संभाल लूंगा। पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं नहीं, ये मॉर्टल अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसकी एनर्जी मुझे आउटर वर्ल्ड्स में भी महसूस हुई थी, तो इसे रोकना उतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। बाद में गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। पर ग्रैंड प्रीस्ट नहीं सुनते तो गोकू उन पर अटैक करने जाता है। उसकी स्पीड देख के ग्रैंड प्रीस्ट तक हैरान थे, पर ये ग्रैंड प्रीस्ट को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार ग्रैंड प्रीस्ट उस पर भारी पड़ रहे थे। अब गोकू का कोई भी मूव उन पे काम नहीं कर रहा था और ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कई मल्टीवर्स तो ऐसे ही खत्म हो रहे थे। पर बाद में जब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को जान से मारने ही वाले होते हैं, गोकू एक स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता था आपको हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा, तो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जिसकी ट्रेनिंग मैंने 1000 सालों से करी है। ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनने के बाद पूरे हैरान हो चुके थे कि आखिर अब इससे ऊपर क्या होगा। इसने तो इसी फॉर्म में मेरे लेवल तक को रीच कर लिया था। ग्रैंड प्रीस्ट को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी अनलॉक करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 4। और गोकू ने बताता है कि किस तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बेस फॉर्म है और हम उनके और भी लेवल अनलॉक कर सकते हैं। इसका मतलब जो अटैक भी ग्रैंड प्रीस्ट सोचेंगे वो उसकी बॉडी पहले ही समझ लेगी। और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, पर मैं तब भी नहीं सीख पाया, तो आखिर तुमने ये कैसे करा? अब ये बात ग्रैंड प्रीस्ट भी जानते थे कि वो गोकू को नहीं हरा सकते, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि गोकू ने ज़ेनोसामा को चैलेंज दिया था और उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम है, तो उन्हें वो बैटल लड़ना ही पड़ा। पर ग्रैंड प्रीस्ट के हर एक मूव को गोकू पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहा था और गोकू उन्हें फिर से बोलता है कि मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपको नहीं मारना चाहता। और गोकू एक पंच में ही ग्रैंड प्रीस्ट को गिरा देता है और अब ज़ेनोसामा को अपनी ट्रू फॉर्म में आना ही पड़ता है। ज़ेनोसामा दोनों गार्ड्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है ट्रू ओमनी किंग। फिर गोकू उनसे बोलता है कि मुझे जितना लगा था तुम उतने भी कमजोर नहीं। अब तो दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और वो फाइट्स इतनी खतरनाक थी कि कई मल्टीपल्स पोर्टल खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा को रोकते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम अभी नहीं रुके तो वो आजाद हो जाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट उन 4 डीमंस की बात कर रहे थे जिसे सदियों पहले लॉर्ड जलामा ने एक डायमेंशन में बंद कर दिया था, और वो गोकू को भी समझाते हैं कि अगर हम अभी नहीं रुके तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि मेरे इतने पावरफुल होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रैंड प्रीस्ट को डरा रही है। पर तब भी वो दोनों फाइट करना बंद नहीं करते और अचानक से ही एक ब्लास्ट होता है। एक इतना बड़ा पोर्टल ओपन होता है जो अपने साथ साथ कई यूनिवर्स को ही निकल जाता है। अब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गोकू भी इनकी मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पोर्टल के पीछे कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें थी और वो पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है और उस पोर्टल में से निकलते हैं 4 डीमंस। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि गॉड जलामा के अलावा और कोई नहीं है जो उन्हें रोक सके, और हमें दिखाया जाता है कि किसी प्लेनेट पे वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वेजिटा गोकू से उस चीज का बदला लेना चाहता है जो उसने दोस्तों के साथ करा। तो क्या इन 4 डीमंस को गोकू, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा रोक पाएंगे और वेजिटा इनकी मदद करेगा या इनके खिलाफ रहेगा? ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। जो हमने देखा था कि पोर्टल्स में से 4 डीमंस निकलते हैं, यहाँ तक कि खुद ग्रैंड प्रीस्ट भी उनसे डर रहे थे। वो गोकू से बोलते हैं कि देखो तुमने ये क्या किया, तुम्हारे स्टूपिड रिवेंज की वजह से अब पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका है। और ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा को लेके वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा भी टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। उन 4 डीमंस का पावर लेवल इतना था कि वो वेजिटा को उस डायमेंशन में भी महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि ये पावर लेवल गोकू का है, पर वो इसे 4 अलग अलग पर्सन से महसूस हो रहा था। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो डीमंस गोकू से पूछते हैं क्या तुम ज़ेनोसामा के दोस्त हो? ये सुनने के बाद गोकू साफ मना कर देता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, और वो बोलता है मैंने जितना ग्रैंड प्रीस्ट से तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतने स्ट्रांग लग नहीं रहे हो। और वो गोकू का मजाक बना के बोलता है कि तुम जैसे मॉर्टल को पावर लेवल के बारे में क्या पता। ये सुनने के बाद गोकू उस पर अटैक करने जाता है,
वो 1 सेकंड के अंदर ही मिलियंस पंचेस का यूज कर लेता है, जिससे उस डीमन की हालत खराब हो जाती है। पर कुछ ही सेकंड में वो अपने आप को रिजेनरेट कर लेता है। ये देखने के बाद गोकू पूरा हैरान हो चुका था। वो उस पर फिर से अटैक करता है, पर फिर से वही चीज होती है। वो जितनी बार भी उस पर अटैक करता वो उतनी बार रिजेनरेट कर लेता, और उससे लड़ते हुए गोकू का स्टेमिना बहुत कम होते जा रहा था। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 4 फॉर्म से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में आ जाता है, और बाद में उसे समझ में आता है कि वो जितनी बार भी उस डीमन पे अटैक कर रहा है उसकी पावर उस डीमन को मिल रही है। अब वो डीमन गोकू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें लड़ने से पहले अपने अपोनेंट की मूव जान लेने चाहिए। गोकू को हर बार लगता था कि पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा है, पर ये लोग उनसे भी ऊपर थे। पर गोकू रुकता नहीं है, वो उन पे फिर से अटैक करने जाता है, पर इस बार बस डीमन के एक पंच से ही वो बेहोश हो जाता है, और वो डीमन उसे जान से मारने ही वाला होता है। पर तभी टोवा उसे मारने से मना कर देती है। वो बोलती है कि हमें इस मोर्टल को नहीं मारना चाहिए, इस मोर्टल को जिंदा ही छोड़ दो। बाद में वो बोलता है कि ये मोर्टल बहुत ही जिद्दी है, तो मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। फिर बाद में टोवा बताती है कि ये मोर्टल बहुत ही जरूरी है, यही है जिसकी वजह से सील ब्रेक हुई है, और अगर हमने इसे मार दिया तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और वो साथ में ये भी बोलती है कि इस मॉडल में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये फ्यूचर में हमारी और भी ज्यादा मदद कर सकता है। फिर बाद में वो बोलता है हाँ, ये बात सुन के सुप्रीम डीमन बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर दूसरा डीमन उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम इस यूनिवर्स में लेने की। बाद में वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, और सबके सब गोकू को उस सील के अंदर लेके चले जाते हैं। वेजिटा को महसूस होता है कि गोकू का पावर लेवल इस यूनिवर्स से जा चुका है। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने उसे जान से मार दिया, और बाद में दिखाया जाता है कि गोकू एक अनजान जगह पे उठता है। वो अपने सामने उन्हीं 4 डीमंस को देखता है, और वो डीमंस उनसे बोलते हैं कि अब तुम मत डरो, तुम हम में से ही एक हो। बाद में वो गोकू को 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो उनको ज्वाइन करे या वो उसे जान से मार देंगे। गोकू को पता था कि इनसे दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं है, और इसे तो बस ज़ेनोसामा से बदला ही लेना है, तो वो उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। और बाद में वो डीमन जिसने गोकू को मारा था वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, अब तुम हम में से ही एक हो। गोकू पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। अब जब गोकू उनमें से ही एक था तो वो उसे सच बताते हैं। बाद में वो डीमन उसे बताता है कि करोड़ों साल पहले गॉड के 2 बेटे थे, ज़लामा और शिमुको। ज़लामा बहुत शांत स्वभाव का था, और शिमुको बिल्कुल उसका उल्टा। वो दोनों हर बार लड़ते रहते थे कि यूनिवर्स को कैसे चलाना चाहिए और कौन बनेगा अगला ओमनी किंग। और ये लड़ाई देखने के बाद गॉड ने मल्टीवर्स को 2 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में ज़लामा रूल करता था और दूसरे में शिमुको। ज़लामा तो अपने यूनिवर्स के साथ खुश थे, पर शिमुको को उनका यूनिवर्स भी चाहिए था। वो अपना मल्टीवर्स किसी के साथ नहीं बांटना चाहते थे, और गॉड के मरने के बाद उन दोनों मल्टीवर्स के बीच का बैरियर भी टूट गया था। तो सभी डीमंस ज़लामा पे अटैक कर देते हैं उनका यूनिवर्स हथियाने के लिए। और ये माना जाता है कि पूरे मल्टीवर्स के इतिहास की ये सबसे डेंजरस फाइट थी। ये फाइट करोड़ों साल तक चली थी, पर फाइनली ज़लामा ने उन्हें एक डायमेंशन में लॉक कर दिया, और तब से लेकर आज तक हम यहीं पर लॉक्ड हैं। पर तुम्हारी और ज़ेनोसामा की फाइट की वजह से ये बैरियर में क्रैक आ चुका है, और तुम हमारी मदद करोगे इस बैरियर को तोड़ने में। गोकू उनकी बात मान जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मुझे अपनी पावर वापस मिलेगी मैं इन सब को मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और बाद में टोवा बोलती है कि अब हमें इसे सुप्रीम डीमन के पास ले जाना चाहिए, और उनके पास जाते ही सभी डीमन झुक जाते हैं सिवाय गोकू के। और उनमें से एक डीमन बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है? तो गोकू जवाब देता है कि हाँ, तुम मुझे इसके बारे में 1000 बार बता चुके हो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं, और सुप्रीम डीमन गुस्से में पूछते हैं कि आखिर ये मॉर्टल हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे यूनिवर्स के बीइंग को इधर लाने की। फिर टोवा बोलती है कि मुझे माफ कर दो बिना आपके ऑर्डर के काम करने के लिए, पर हम इस मॉर्टल को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि यही है जिसके वजह से बैरियर में क्रैक आया है, और यहाँ तक कि इसने ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को मार ही दिया था। सुप्रीम डीमन को इस बात का यकीन नहीं होता, और फिर वो बोलते हैं कि अगर ये सच है तो तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। तुम ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को संभालो, और मैं उस ज़लामा को मारकर पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करूंगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि गॉड ज़लामा अभी भी जिंदा है, बस वो एक बहुत गहरी नींद में है, और लगता नहीं कि वो जल्दी उठेंगे। अब गोकू उनकी टीम का एक हिस्सा था, तो वो अपनी पावर वापस हासिल करने के लिए फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है, और वो सभी डीमंस को यकीन दिला रहा होता है कि वो उनका दोस्त है। और वैसे भी किसी डीमन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे नकार सके, क्योंकि उसको खुद डीमन किंग ने चुना था। इस यूनिवर्स में टाइम का कोई नामो निशान नहीं था, तो ये गोकू के लिए एकदम सही जगह थी ट्रेनिंग करने के लिए। वो धीरे धीरे करके अपनी सारी पावर रिकवर कर लेता है, और साथ ही साथ वो डीमन की को भी अनलॉक कर लेता है। पूरे यूनिवर्स के डीमन गोकू को अपना दोस्त समझते थे, और उन्हें लगता था कि ये उन्हें फ्रीडम दिलाएगा, सिवाय एक के, एक अननोन गाय, जिसे देखते ही पता चल जाता है कि गोकू एक डीमन नहीं है, और न ही ये उनका दोस्त है। ये उन्हें मारने की सोच रहा है। ये सुनने के बाद गोकू पूरा हैरान हो चुका था, यहाँ तक कि डीमन किंग भी उसे नहीं पकड़ पाए थे, और मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, तो इसे कैसे पता चला कि मेरा प्लान क्या है। फिर गोकू से धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला
तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बाद में वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम सुप्रीम डीमंस को मारने आए हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर गोकू पूछता है आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा ये प्लान है। फिर वो बताता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो सामने वाले का पूरा पास्ट पता लगा लेता है। और मुझे पता है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है डीमन किंग की गुलामी करने में, तुम बस उसे हरा के अपने यूनिवर्स वापस जाना चाहते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोकू पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि वो पहले डीमन किंग का ट्रेनर हुआ करता था, उसी ने उसे ट्रेनिंग दी और बाद में जब वो उससे स्ट्रांग बन गया तो उसने उसे अपने कैसल से निकाल दिया। और वो भी डीमन किंग को जान से मारना चाहता है पर उसमें इतनी पावर नहीं है, तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम उसे मार सको। अब कई साल बाद गोकू उन डीमन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी डीमन किंग गोकू को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम वो काम करके आओ जो तुम अधूरा छोड़ के आए हो, उस ज़ेनो और ग्रैंड पीस्ट को जान से मार दो। फिर गोकू अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है। और उससे वो सीधा ज़ेनो पैलेस जाता है। इस यूनिवर्स में बस कुछ ही सेकंड हुए थे। ग्रैंड पीस्ट और ज़ेनो सामा उसे देख के चौंक जाते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले तो तुम्हारी पूरी एनर्जी गायब हो गई थी, मुझे लगा तुम मारे गए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रैंड पीस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर ज़ेनो सामा को पता था कि इधर क्या हो रहा है, कि डीमन किंग ने उसे अपने टीम का हिस्सा बना लिया। बाद में ज़ेनो सामा गोकू को बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी के आगे झुक जाओगे। बाद में गोकू बोलता है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं तुम्हें मारने के बाद उसी को खत्म करूंगा। अब ग्रैंड पीस्ट और ज़ेनो सामा दोनों गोकू पे अटैक करते हैं, पर अभी दोनों अच्छे से रिकवर भी नहीं हो पाए थे, तो उनका एक भी अटैक गोकू पे काम नहीं कर रहा था और वो ज़ेनो सामा और ग्रैंड पीस्ट को एक पंच में ही गिरा देता है। ज़ेनो सामा समझ जाते हैं कि अब ये डीमन की का भी यूज कर रहा है। वो अपने डीमन की से उन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है। उसे देख के गोकू पूरा चौंक चुका था। वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें जान से मार दिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बाद में जब वो धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है वेजिटा को। वेजिटा बोलता है कि तुमने जो मेरे दोस्तों और परिवार के साथ करा है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पर गोकू से हंस के बोलता है कि पिछली बार मेरी बेस फॉर्म ही काफी थी तुम्हें हराने के लिए, तुम मुझे क्या रोकोगे, यहाँ तक कि मुझे ज़ेनो सामा और ग्रैंड पीस्ट नहीं रोक पाए। वेजिटा हंसते हुए बोलता है कि मैंने उस प्लेनेट के टाइम चैम्बर में 200 साल ट्रेनिंग करी है और मैंने उस 200 साल में वो अचीव कर लिया जो तुम 1000 सालों में नहीं कर पाए, और अब तुम्हें मैं ही मारूंगा। गोकू हंसते हुए बोलता है कि इस पावर को खुद ग्रैंड पीस्ट भी अनलॉक नहीं कर पाए, तो तुम 200 साल में क्या करोगे। पर तभी वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और वो अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखने के बाद पूरा चौंक चुका था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने जब हजारों साल ट्रेनिंग करी मैं तब इस लेवल पे पहुंच पाया। फिर वेजेटा से बताता है कि ये सब मेरे सेयन एंगर की वजह से हुआ है, और हम जानते ही हैं कि सेयन किसी चीज को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, क्या गोकू उसे रोक पाएगा? क्या वेजिटा सच में इतना स्ट्रांग बन चुका है कि वो गोकू को भी हरा सके? और इतना सब होने के बाद भी गॉड ज़ारामा कहाँ पर है, ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। हमने देखा था कि वेजिटा अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखने के बाद चौंक चुका था कि जिस फॉर्म को अचीव करने में उसे 1000 साल लग गए, वो वेजिटा ने 200 साल में कैसे अचीव कर ली। अब दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि खुद ग्रैंड पीस्ट और ज़ेनो सामा उनकी फाइट को देख नहीं पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर धीरे धीरे वेजिटा उस पर भारी पड़ने लग जाता है क्योंकि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, फाइनल फ्लैश, और उससे गोकू बहुत ही दूर जाके गिरता है। और वो बोलता है अब मुझे इस पे ध्यान देना होगा, अगर मुझ पे एक और अटैक लगा तो मेरा खेल यही खत्म हो जाएगा। वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं, पर गोकू को एक चीज समझ में आ जाती है और वो उसे उकसाता है उस पे वही अटैक करने के लिए, और वेजिटा वही करता है। वो उस पे फिर से फाइनल फ्लैश का यूज करता है, पर इस बार वो काम नहीं करता। वेजिटा खुद जमीन पे गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। और गोकू हंस के बोलता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि तुमने इस फॉर्म को मास्टर नहीं करा है और ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से तुम इस फॉर्म को मेंटेन नहीं रख सकते, तुम अभी भी एक लूजर ही हो। गोकू इन तीनों को मारने ही वाला था, पर अचानक से वो डिसअपीयर होने लग जाता है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, अब वो डीमन वर्ल्ड का है, तो वो धीरे धीरे अपने वर्ल्ड में वापस जाने लग जाता है।
और फिर से वो ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ानासामा को नहीं मार पाता। सुप्रीम डीमन किंग उससे पूछते हैं, क्या तुमने उन दोनों को मार दिया? अगर गोकू मना करता तो उसका उससे विश्वास उड़ जाता, तो वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। डीमन किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रस्ट जीत चुके हो, अब तुम ट्रेनिंग करोगे मेरी बेटी के साथ। और तभी हमें दिखाई जाती है डीमन किंग की बेटी, जो गोकू को देखने के बाद पूरा चौंक चुकी थी कि एक ह्यूमन हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहा है और क्या मुझे अब इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और गोकू को भी लग रहा था कि भला ये मुझे क्या ट्रेनिंग देगी। और दूसरी तरफ बाकी डीमन थोड़ा टेंशन में थे। तभी टोवा बोलती है कि मुझे पता है कि ये हमारी मदद कर सकता है, पर क्या इस पे इतना ट्रस्ट करना सही होगा? हम गोकू को इसके साथ ट्रेनिंग करने नहीं दे सकते। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये डीमन मार्क को जल्दी ऑब्टेन कर लेगा। गोकू हैरान था कि ये डीमन मार्क होता क्या है और वो पूछता भी है, पर वो उसे बताने से मना कर देते हैं। अब गोकू और निन ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू और जनो की फाइट से एक और डायमेंशन खुल चुका था, जिसमें कैद था डीमन किंग का बेटा। वो खुद ही डीमन किंग बनना चाहता था और वो हर बार इनके खिलाफ ही रहता था। वो डीमन किंग से भी ज्यादा ब्रूटल था, इसीलिए डीमन किंग ने उसे उस डायमेंशन के अंदर बंद कर दिया। पर अब गोकू और जैनो की वजह से वो भी आजाद हो चुका है। अब गोकू और निन को ट्रेनिंग करे हुए कई साल हो चुके थे। ये पता होने के बाद भी कि वो इस मल्टीवर्स से नहीं है, निन उससे अच्छे से बर्ताव करती थी और अब गोकू भी इसे पसंद करने लगा था। हजारों सालों से गोकू के मन में बस नफरत ही भरी थी, पर निन के साथ ट्रेनिंग करके उसे बिल्कुल वैसा नहीं लगा। वो एक डीमन होने के बाद भी बाकियों से बिल्कुल अलग थी, अगर दूसरी भाषा में कहें तो उसके यूनिवर्स के गॉड से भी बेहतर। और निन को भी गोकू इसलिए पसंद था क्योंकि वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। सभी डीमंस ये बात सुन के हैरान थे और वो डीमन किंग को ये बात बताने जाते हैं। डीमंस बोलते हैं कि अब वो मोटर हाथ से निकल रहा है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। पर डीमन किंग को ये बात सुन के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उल्टा वो तो हंसने लग जाते हैं। सभी डीमंस चौंक जाते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या। फिर बाद में वो बताते हैं कि उनका शुरू से यही प्लान था। वो चाहते थे कि वो दोनों करीब आए। निन एक डीमन है और गोकू एक गॉड लेवल बीइंग, तो सोचो जो इन दोनों का बेटा होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और वही मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा उस जलामा को हराने के लिए। पर डीमन इस बात से डिसएग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि वो बस एक मॉर्टल ही है, वो आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें उस पर अभी इतना यकीन नहीं है, इसीलिए पहले उसे एक टेस्ट को पास करना होगा, उसे हराना होगा कैलस को। ये सुनने के बाद सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं। कैलस? पर उसे तो आपने लॉक कर दिया था, क्या आप उसे फिर से आजाद करने वाले हो? डीमन किंग बताते हैं कि वो पहले से आजाद हो चुका है और गोकू अगर उसे नहीं हरा पाया तो वो मेरी बेटी के लिए लायक बिल्कुल नहीं होगा, और अगर उसने हरा दिया तो गोकू पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। डीमंस पूछते हैं कि क्या होगा अगर उसने गोकू को मार दिया? फिर डीमन किंग बोलते हैं कि मैंने पिछली बार भी उसे सील कर दिया था, तो इस बार भी मैं ही करूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निन और गोकू अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर अचानक से ही एक की ब्लास्ट आके गोकू को लगता है। गोकू बहुत गुस्से में आ जाता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारी ट्रेनिंग के बीच में दखल दी। फिर गोकू निन को देखता है क्या वो सही है, पर वो एक पुतले की तरह खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा पूरा ठंडा पड़ चुका था, जैसे कि वो जम ही गई हो। गोकू पूछता है कि तुम इतने हैरान क्यों हो और ये है कौन? फिर वो बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई कैलस है। और वो पूछती भी है कि तुम्हें तो फादर ने लॉक कर दिया था, तो तुम आजाद कैसे हुए? दरअसल कैलस एक ऐसा वर्ल्ड चाहता था जिसमें बस सुपीरियर डीमन ही रहे और वो बाकी लोअर क्लास डीमन को मारना चाहता था, इसीलिए डीमन किंग ने उसे लॉक कर दिया। पर अब उसकी खुद की बहन ही डीमन तो छोड़ो, एक दूसरे मल्टीवर्स की ह्यूमन से प्यार कर रही है। ये सुनने के बाद कैलस बोलता है कि अब तुम भी इस डीमन वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं हो, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। ये सुनने के बाद गोकू बिल्कुल चुप नहीं बैठता, वो ट्रांसफॉर्म करता है और जाता है उस पर अटैक करने के लिए। उसकी स्पीड देखने के बाद कैलस भी चौंक चुका था। ये देखने के बाद कैलस भी चौंक चुका था। उसे लग रहा था कि गोकू एक आम मॉर्टल है, पर इसकी स्पीड कई डीमन से भी ज्यादा थी। पर वो इतनी काफी नहीं थी कि वो कैलस को रोक सके। उनकी लड़ाई के बाद कैलस को पता चलता है कि ये कोई आम मॉर्टल नहीं है, तो उसे थोड़ा संभल के रहना होगा। दोनों ही अपनी फुल पावर का यूज कर रहे थे। पर थोड़ी देर बाद गोकू के हाथ से फाइट निकलती हुई दिख रही थी। वो उस पर अटैक तो कर पा रहा था, पर वो उसे अटैक को ज्यादा नुकसान कर नहीं रहे थे। अब गोकू अपनी उस फॉर्म में कायाकुइन का यूज करता है, पर उसका यूज करने के बाद भी पता नहीं कि वो उसे हरा नहीं पा रहा था। वो जितनी बार भी अपनी पावर इंक्रीज करता, डीमन उसे हर बार टक्कर दे ही देता था। वो हर बार उसकी पावर लेवल को मैच कर रहा था, पर वो इस बार गोकू पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और ना चाहते हुए भी निन को बीच में आना ही पड़ता है। निन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर ये बात वो भी जानती थी कि वो अपने भाई को नहीं हरा सकती। पर ये सब बात जानने के बाद भी वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। गोकू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनती और वो दोनों भी फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी फाइट डीमन किंग देख रहे होते हैं और जो उम्मीदें उन्होंने गोकू से लगा के रखी थी उन पे पानी फिर गया था, क्योंकि वो उनके बेटे को नहीं हरा पाया। पर पता नहीं क्यों उन्हें गोकू पे अभी भी विश्वास था। निन उससे बहुत ही बुरी तरह पिट रही थी और ये देखने के बाद गोकू से बिल्कुल सहा नहीं गया, पर वो देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी न्यू टेक्निक यूज करने के।
निन उसे मना करती है कि अभी तुमने इसे मास्टर नहीं करा है तो तुम इसका यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, पर गोकू उसे ऐसा ही मरता हुआ नहीं देख सकता था, तो वो अपने न्यू डीमन फॉर्म में आ जाता है। अब वो कैलस पे भारी पड़ रहा था। अब वो उससे लड़ने से ज्यादा उसे ह्यूमिलेट कर रहा था और कैलस भी हैरान था कि ये थोड़ी देर में ही इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। पर गोकू भी वही गलती करता है जो वेजिटा ने करी थी, अपनी उस फॉर्म पे इतना भरोसा कर लेना जिसे आपने अच्छे से सीखा ही नहीं। और थोड़ी देर बाद ही गोकू जमीन पे गिर जाता है और वो अपने आप को कोसता है कि उसने एक ही बारी में खेल खत्म नहीं करा। अगर वो चाहता तो वो उसे एक ही बारी में मार सकता था, पर उसकी बजाय उसने उसे ह्यूमिलेट करा। अब निन वो काम करती है जो उसके समाज में सबसे कायरता वाला काम माना जाता है, मैदान से भागना। वो गोकू को लेके कहीं टेलीपोर्ट हो जाती है और कैलस बोलता है कि तुम एक मोटल के साथ रहते रहते एक कायर भी बन गई। वो उनके पीछे जाने ही वाला होता है, पर तभी सामने डीमन किंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना होगा। मुझे लगा था तुम इतना टाइम कैद होने के बाद सुधर जाओगे, पर तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वो बोलता है कि अगर आपने मुझे मारा तो नेक्स्ट डीमन किंग कौन बनेगा? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। फिर डीमन किंग उसे बताते हैं कि अब नेक्स्ट डीमन किंग गोकू का बेटा बनेगा। ये सुनने के बाद अब वो पूरी तरह से चौंक चुका था। आखिर वो कैसे एक मॉडल के बेटे को डीमन किंग बना सकते हैं? उसका असली हकदार मैं हूँ। फिर डीमन किंग उसे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो अभी इतना पावरफुल नहीं है, पर उसने इतने कम टाइम में ही वो अचीव कर लिया है जो तुम कई सालों में नहीं कर पाए। वो एक मॉडल होने के बाद भी फ्यूचर में हम सभी को क्रॉस कर सकता है, इसीलिए उसी का बेटा बनेगा नेक्स्ट डीमन किंग। और ये बोलने के बाद डीमन किंग उसे एक ही बार में मार देते हैं। जिसे गोकू को हराने में इतनी दिक्कत हो रही थी, डीमन किंग ने उसे एक ही बार में मार दिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू बहुत टाइम बाद होश में आता है और वो गोकू को सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसके फादर ने उसके ब्रदर को मार दिया और वो हमारी शादी के लिए भी मान गए। गोकू को ये सुन के अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसका रियल काम था क्या। वो आखिर इधर आया किस लिए था? उसे तो डीमन किंग को मारना था, पर निन के वजह से वो सब कुछ भूलता जा रहा था, क्योंकि हजारों साल बाद अब फाइनली उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उन दोनों की मैरिज से पहले एक सेरेमनी होती है जिससे वो गोकू को हाफ डीमन बनाते हैं। अब गोकू हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन था। अब दोनों की शादी हो जाती है और कुछ ही सालों बाद गोकू का एक बेटा होता है। अब जैसे गोकू सब कुछ भूल ही चुका था, वो भूल ही चुका था कि वो आया कहाँ से है और उसका काम क्या है। अब वो फाइनली अपनी लाइफ में खुश था, पर डीमंस का कुछ और ही मानना था। बाकी डीमंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि एक ह्यूमन के बेटे को डीमन किंग बनाया जाएगा, तो वो प्लान बनाते हैं उसे जान से मारने का। तो क्या होगा? गोकू सब कुछ भूल के अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा और के डीमंस उसके बेटे को जान से मार देंगे? और ग्रैंडपिस, ज़ेनोसामा और वेजिटा का क्या हुआ? ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। हमने देखा था कि गोकू और निन की शादी हो जाती है और कुछ ही साल बाद गोकू का एक बेटा होता है, पर किसी भी डीमन को ये बात पसंद नहीं थी कि एक मॉर्टल का बेटा डीमन किंग बनेगा, तो वो प्लान बनाते हैं उसे जान से मारने का। पर ये बात ये भी जानते थे कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। अब गोकू अपना सारा गुस्सा, सारा रिवेंज सब कुछ पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसके पास एक परिवार था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और गोकू ट्रेनिंग करना भी छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसका बेटा उसे सरपास कर रहा है, तो वो उसके साथ एक फ्रेंडली फाइट करता है। और ऐसा गोकू ने भी नहीं सोचा था, एक 10 साल का बच्चा गोकू को हरा देता है। तब गोकू को रियलाइज होता है कि उसका प्लान था डीमन किंग को मारना और अपना रिवेंज पूरा करना, पर उसके बेटे तक ने उसे सरपास कर दिया। तो गोकू को लगता है कि अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये अपना ख्याल खुद रख सके, और वो ट्रेनिंग करने चले जाता है। और वो उससे वादा करता है जब वो अगली बार लड़ेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और वो उसे भी सलाह देता है ट्रेनिंग करने की। दूसरी तरफ सभी डीमन जाते हैं डीमन किंग के पास। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक मॉर्टल को नेक्स्ट डीमन किंग बनने नहीं दे सकते। डीमन किंग बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। कोत्सू ही बनेगा नेक्स्ट डीमन किंग। डीमन किंग के मना करने के बाद अब वो खुद ही प्लान बनाते हैं कोत्सू को मारने का। उन्हें पता था वो बैटल में निन और सुप्रीम डीमन किंग को नहीं हरा सकते, तो वो एक ऐसा टाइम चुनते हैं जिसमें दोनों ही सो रहे हो। और अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, डीमंस कई सालों तक सोते हैं, तो वो सीधे जाते हैं कोत्सू को जान से मारने के लिए। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है। उसे महसूस हो गया था कि इधर कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उन डीमन के पास आ जाता है। इतने में उसका बेटा भी उठ चुका था। गोकू उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब इधर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। और वो गोकू को सब कुछ बताते हैं कि वो इधर क्यों आए हैं। और फिर वो बताते हैं कि अगर तुम जैसे कमजोर लोग डीमन किंग बनेंगे तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिल पाएगी। हम तुम्हें इधर लाए थे अपनी मदद करने के लिए, पर तुम हमारी मुसीबतें और बढ़ा रहे हो। गोकू ने बताता है कि कोत्सू डीमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद ही इससे लड़ सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। सभी डीमंस हैरान थे कि आखिर एक बाप अपने बेटे को जान से मारने के लिए कैसे बोल सकता है। फिर गोकू बोलता है कि अगर तुम सबने इसे जान से मार दिया तो मैं खुद ही ये यूनिवर्स छोड़ के चले जाऊंगा। ये सुनकर डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोत्सू को मार दिया तो गोकू भी खुद ही चली जाएगा। पर ये जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि पलक झपकाते ही उसने चारों डीमंस पे अटैक कर दिया था। वो हैरान थे कि एक 10 साल का बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है। और कोत्सू बच्चा होने के बाद भी गोकू से बिल्कुल अलग था। गोकू हर बार अपने डीमंस पे थोड़ी दया दिखाता था, पर कोत्सू के अंदर कोई भी मर्जी नहीं थी। उसे लड़ता देख गोकू को भी लग रहा था कि यही है असली डीमन, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो दोनों लड़े थे तब वो इतना खतरनाक नहीं था।
और अब उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे खून सवार है। गोकू समझ जाता है कि वो तब होल्ड बैक ही कर रहा था। फिर कोत्सू रिवील करता है कि डीमन किंग ने उसे सब कुछ बता दिया और उन्होंने उसे डीमंस के सारे सीक्रेट भी बता दिए। अब ये सुनने के बाद डीमन के पैरों से जमीन निकल चुकी थी कि आखिर वो ये बात एक बच्चे को कैसे बता सकते हैं। ये कुछ ऐसी बात थी जो खुद गोकू भी नहीं जानता था। फिर कोत्सू रिवील करता है उस सुप्रीम टेक्निक के बारे में जिसमें सभी 5 डीमंस अपना हार्ट किसी एक डीमन को देते हैं और वो अनलॉक करता है सुप्रीम पावर। पर ये पावर उसी को मिलती है जो फिजिकली और मेंटली पावरफुल हो। तो तुम तो ये करने की सोचना भी मत। और मुझे पता है कि तुम इस पावर का यूज करके डीमन किंग को मारना चाहते थे। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये डीमन किंग ने उसे क्यों नहीं बताया। आखिर डीमन किंग चाहते क्या है, उनका असली प्लान है क्या। पर डीमंस की तरह उसके पास भी कोई क्लू नहीं था। फिर डीमंस बोलते हैं कि अगर अब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो, क्योंकि हम उसी टेक्निक का यूज करने वाले हैं। कोत्सू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम जैसे लूजर्स इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। पर मन ही मन में वो भी थोड़ा डरा हुआ था। वो जानता था इस टेक्निक के सक्सेसफुल होने के चांस 2% है, पर अगर ये उसमें सक्सेसफुल हो गए तो मामला हाथ से निकल जाएगा और शायद ये उसे ना रोक पाए। तो वो डिसाइड करता है उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की। वो एक लेजर से उसका हार्ट डिस्ट्रॉय करता है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि वो अपना हार्ट शिफ्ट कर सकते हैं। वो अपने हार्ट को अपने शरीर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। हालांकि कोत्सू था तो बहुत पावरफुल, पर उसके पास एक चीज की कमी थी, वो है एक्सपीरियंस, जो डीमंस के पास करोड़ों साल का है। ये देखने के बाद वो लड़ाई के बीच में जाने की सोचता है, पर वो वादा कर चुका था कि वो बीच में नहीं आएगा और अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसके वजह से उसका बेटा अब मर सकता है। कोत्सू उन्हें मारने ही वाला होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन अपना हार्ट देके वो डील कर लेते हैं और अवेक कर लेते हैं सुप्रीम पावर, और जिसका उसे डर था वही हुआ। इस रिचुअल के सक्सेसफुल होने के चांस बस 2% थे, पर पता नहीं कैसे उस डीमन ने उस पावर को हैंडल कर लिया। वो इतना स्ट्रॉन्ग थे कि ये पूरे मल्टीवर्स में लोगों को महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि खुद डीमन किंग भी ये देख रहे थे, पर वो बीच में नहीं आते क्योंकि उनके भी कुछ उसूल थे। ये देखने के बाद गोकू को सेल का टाइम याद आ जाता है कि किस तरह उसने अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था और आज फिर से वही सेम चीज हो रही है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पर तभी पीछे से गोकू का एक और अपोनेंट आता है, वेजिटा। हमने देखा था कि गोकू ने वेजिटा को पिछली बार हरा दिया था, पर इतने सालों के बीच खुद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो सामान्य से मिलकर ट्रेनिंग दी थी कि वो गोकू को रोक सके, और अब वो इनके यूनिवर्स में आ गया है गोकू को मारने के लिए। पर गोकू से लड़ने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और वो वेजिटा को बताता है कि किस तरह उसने बाकी सब अब पीछे छोड़ दिया है। अब वो बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। और अब वेजिटा को भी रियलाइज होता है कि उसने गोकू के साथ क्या करा था। उसने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली थी। फिर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बचाऊंगा। गोकू उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने उनसे प्रॉमिस करा है कि मैं बीच में नहीं आऊंगा। फिर वेजिटा उसे बताता है कि प्रॉमिस तुमने करा है, मैंने नहीं। फिर वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अब वो अपनी उस फॉर्म को मास्टर कर चुका था। और वेजिटा बोलता है कि इसको खत्म करने के बाद हम दोनों फाइट शुरू करेंगे। ये देखने के बाद गोकू सोचता है कि मैंने वेजिटा के पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इतना सब होने के बाद भी वो मेरे बेटे के लिए लड़ रहा है। और उसे फिर वही बातें याद आती हैं कि किस तरह पहले वो एक अच्छे दोस्त थे और अब वो क्या बन चुके हैं। वेजिटा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि वो डीमन को इतना ज्यादा कुछ कर तो नहीं पा रहा था, पर वो इस बात से हैरान था कि आखिर इन सेंस पे इतनी पावर आती कहाँ से है। फिर भी वेजिटा के अटैक इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उस डीमन को रोक सके, और बाद में वेजिटा को वो दूर गिरा के अपने की अटैक से कोत्सू का हाथ तोड़ देता है, और यही अटैक वो 2-3 बार करता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है। एक डीमन होने के बाद भी कोत्सू अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर डीमन उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, तो इससे रिजनरेट होने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारी फाइट डीमन किंग बहुत दूर से देख रहे थे, पर इतना सब होने के बाद भी वो उनकी फाइट के बीच में नहीं आ सकते थे। गोकू को अभी भी अपने बेटे पे यकीन था। वो उससे लड़ने के लिए बोलता है और डीमन उसे जान से मारने के लिए अपना आखिरी अटैक करता है। वो अटैक उसको लगने ही वाला होता है, पर फिर से बीच में वेजिटा आ जाता है। वेजिटा डीमन से बोलता है कि फाइट अभी तुम्हारे और मेरे बीच में है, उसे अकेला छोड़ दो। बाकी डीमंस बोलते हैं कि आखिर सुप्रीम डीमन बनने के बाद भी इन सेंस को क्यों नहीं हरा पा रहे, इसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। वेजिटा को जितने अटैक आते थे वो सभी अटैक का यूज कर लेता है, पर उस डीमन को कुछ हो ही नहीं रहा था। अब ये गोकू भी समझ चुका था कि कोत्सू उन्हें नहीं हरा सकता, तो उसे भी रूल ब्रेक करके मैदान में आना ही पड़ता है। और हमें फिर से देखने के लिए मिलता है गोकू और वेजिटा का टीम वर्क। वो इतने पावरफुल तो नहीं थे कि वो इस डीमन को रोक सके, पर वो दोनों फिर भी उस पर भारी पड़ रहे थे। इस टीम वर्क को देखने के बाद बाकी डीमंस भी मानते हैं चाहे कुछ भी हो, इन सेंस की बात ही अलग है। इतने पावरफुल अपोनेंट के सामने ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अब कोत्सू भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो तीनों मिलकर उस डीमन को हरा रहे थे, पर उसी लड़ाई में एक अटैक जाके कोत्सू को लग जाता है, और वो अटैक इतना खतरनाक था कि वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। ये देखने के बाद गोकू से अब बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, और वो कहता है कि मैं इसे यूज तो नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। अब आगे जो भी होगा
उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। अब गोकू ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। दरअसल निन के साथ ट्रेनिंग करते समय उसने एक डीमन फॉर्म अनलॉक करी थी जिसे वो मास्टर नहीं कर पाया था। और जब उनकी शादी से पहले एक सेरेमनी हुई थी जिसमें गोकू को हाफ डीमन बनाया गया था, उसके बाद से उसकी डीमन फॉर्म 1000 गुना बढ़ गई थी। हालांकि गोकू ने उसे कभी यूज नहीं करा और वो एक डीमन फॉर्म है तो गोकू उसे अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इस फॉर्म में गोकू अपना आपा खो देता है। गोत्सू और वेजिटा दोनों ही हैरान थे इस फॉर्म को देखकर। गोकू अपने एक बार में ही उस डीमन का हाथ उखाड़ देता है और वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। गोत्सू को अपनी आंखों में देख के यकीन नहीं होता क्योंकि उसने आज तक गोकू को ऐसे नहीं देखा। उसकी नजरों में गोकू एक पीसफुल इंसान था, पर आज वो एक खूंखार मॉन्स्टर लग रहा है। और डीमन किंग देख के सोचते हैं कि गोत्सू अभी तैयार नहीं है, पर गोकू इतना पावरफुल हुआ कैसे? मल्टीवर्स का डीमन किंग वो बनता है जो सबसे पावरफुल होता है और इसके लिए डीमन किंग ने गोत्सू को चुना था। पर गोकू को देख के अब डीमन किंग समझ चुके थे कि उसने उसे भी सरपास कर दिया है। और आखिर इसने अभी तक इतनी पावर छुपा के रखी थी। वेजिटा और बाकी सभी समझ जाते हैं कि गोकू इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अगर वो अभी नहीं रुका तो वो इसके बाद वेजिटा, बाकी डीमंस और शायद उसके बेटे को भी खुद ही मार देगा। और गोकू इस डीमन को मारने ही वाला होता है, पर तभी सामने से ज़ेनो का एक गार्ड आ जाता है और वो गार्ड बोलता है कि मैं ज़ेरो-सामा की तरफ से मैसेज देने आया हूँ कि लॉर्ड। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि गोकू उसका गला दबा देता है। वेजिटा उसे बचाने के लिए जाता ही है, पर इतनी देर में गोकू उसे जान से मार ही देता है। वेजिटा कंफ्यूज था कि आखिर ये गार्ड इधर क्यों आया, ऐसा क्या काम था जो उसे इस यूनिवर्स में आना पड़ा और वो क्या बोलने वाला था। अब उन डीमनों से बड़ा खतरा गोकू था क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है। जो भी होगा वो गोकू के हाथों से मारा जाएगा। और दूसरी तरफ डीमन किंग को महसूस हो जाता है कि कोई ऐसा आने वाला है जिसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। और आखिर वो गार्ड बताने आया क्या था और डीमन किंग को किसका पावर लेवल महसूस हुआ था और क्या अब वो गोकू को रोक पाएंगे, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। हमने देखा था गोकू अपने डीमन फॉर्म में आने के बाद बेकाबू हो जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है, बस उसके सर पे खून सवार था। वो सुप्रीम डीमन बोलता है कि इतनी पावर मिलने के बाद भी मैं सेन से नहीं हार सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और थोड़ी सी फाइट के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो गोकू को फिजिकली नहीं हरा सकता तो वो उसे मेंटली हराएगा। तो वो वेजिटा को पकड़ लेता है और वो गोकू से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इसे मार दूंगा, अब तुम खुद डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। वेजिटा उस डीमन के हाथ से छूटने की बहुत कोशिश करता है पर वो छूट नहीं पाता। गोकू वेजिटा की तरफ देख के बोलता है कि हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, पर तुमने एंड में मुझे धोखा ही दिया। हालांकि इतने सालों के बाद मैं तुम्हें माफ कर चुका था, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलने के बाद गोकू अपना एक अटैक तैयार करता है। वेजिटा उसे रुकने के लिए बोलता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। डीमन को लगता है गोकू उसे ये सब डराने के लिए कर रहा है, पर गोकू आखिरी बार वेजिटा से बोलता है कि मुझे माफ कर देना और वो वेजिटा और उस डीमन पे अटैक कर देता है और उसी अटैक के साथ दोनों ही मर जाते हैं। बाकी डीमन ये देखने के बाद बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि आखिर ये हार कैसे सकता है। और तो वह गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की। वो उस पर अटैक करने जा ही रही होती है, पर तभी सभी डीमंस को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है डीमन किंग की। डीमन किंग बोलते हैं तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम उसको नहीं हरा सकते और वैसे भी तुम्हारा वो दोस्त मरना ही डिजर्व करता था। अगर गोकू उसे नहीं मारता तो मैं उसे अपने हाथों से खुद ही मार देता, क्योंकि वो नेक्स्ट डीमन किंग बनने की सोच रहा था। टोवा गुस्से में बोलती है कि इस मॉर्टल ने हमारे दोस्त को मार दिया, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि इसका बेटा डीमन किंग बने? डीमन किंग अपने मन में सोचते हैं कि नेक्स्ट डीमन किंग तो कोत्सुगो होना चाहिए था, पर अब गोकू उससे ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा। आखिर इतना सब होने के बाद बाकी सारे डीमन पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो मिलकर भी गोकू को नहीं हरा सकते। पर टोवा का दिमाग खराब हो चुका था, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि आखिर एक मॉर्टल ने एक सुप्रीम डीमन को कैसे हराया। और टोवा ही वही थी जिसने बाकी डीमंस को मना करा था कि गोकू को जान से न मारे। और वो बोलती है कि अगर मैंने उस दिन उन सबको नहीं रोका होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। पर गोकू उसे इग्नोर करके चले जाता है और वो इतना पावरफुल था कि उसके चलते चलते ही आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो रही थी और वो टोवा की सारी बातों को इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो इधर खड़ी भी है। अब वो इतना अपमान सहने के बाद गोकू पे अटैक करती है, पर एक भी अटैक गोकू को लग नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसके निशाने चूक क्यों रहे हैं। गोकू वो सारे अटैक डॉज कर रहा था और वो ये सब इतनी स्पीड से कर रहा था कि बाकी कोई देख भी नहीं पा रहे थे। अब टोवा अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करती है। ये एक ऐसा अटैक था जिसे वो अपने से पावरफुल अपोनेंट को मारने के लिए यूज करती थी और ये अटैक कभी भी फेल नहीं हुआ। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब गोकू बिल्कुल चुप नहीं रहता। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए जिंदा रहने के, पर अब तुम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो। मन ही मन में ये टोवा भी जानती थी कि वो उसे नहीं हरा सकती। उसका शरीर पूरा डर के मारे कांपने लग जाता है, वो भी बस इसीलिए क्योंकि गोकू उसे देख रहा था। पर अभी अपने दोस्त की मौत देख के उसे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता और वो गोकू के ऊपर सबसे पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे कि वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम हमारा यूनिवर्स छोड़ के चले जाओ, पर तुम एक बेवकूफ सेन थे, इसीलिए तुम मारे गए। पर जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि गोकू को एक खरोच तक नहीं आई।
टोवा पूरी तरह से चौंक चुकी थी क्योंकि आज तक इस हमले से कोई नहीं बच पाया, तो गोकू को खरोच तक कैसे नहीं आई। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय वो डील करने के, वही डील जिससे इसे सुप्रीम डीमन की पावर मिलेगी। तो वो वही रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है और बस गोकू से खड़ा होकर देख रहा था। गोत्सु उससे बोलता है कि आपको उसे रोकना ही होगा, अगर आपने ये नहीं करा तो ये काम मैं करूंगा। वो उसे रोकने जा ही रहा होता है पर तभी गोकू उसे रुकने के लिए कह देता है। तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि टोवा वो पावर हैंडल नहीं कर पाती, पर पता नहीं क्यों वो इस अटैक से मरी नहीं थी। गोत्सु हैरान होकर गोकू से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि वो सक्सेसफुल नहीं होगी। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता था, अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाती तो मैं उसे तब भी मार देता। बाकी डीमंस हैरान थे कि आखिर ये मरी कैसे नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को। डीमन किंग बताते हैं कि उन्हें रिचुअल बीच में ही ब्रेक कर दिया था जिससे उसकी जान बच गई, पर गोकू उसे फिर से जान से मारने ही वाला होता है। पर तभी बीच में कोत्सु आ जाता है और कोत्सु बोलता है कि आप इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये हम में से ही एक है। फिर कोत्सु बताता है कि ये उस डीमन की तरह नहीं जिसे आपने पहले मारा था, तो वह डीमन किंग की वफादार है और ये हम में से ही एक है। फिर गोकू बोलता है कि अभी कुछ ही देर पहले ये तुम्हें और मुझे मारने आई थी। फिर कोत्सु बताता है कि ये इसने अपने दोस्त के लिए किया था। टोवा दिल की बुरी नहीं है और ये बात आप भी जानते हैं, उसने एक बार आपकी जान भी बचाई थी। फिर गोकू कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसे एक और बार मौका दे देता हूँ। ये देखने के बाद डीमन किंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि कोत्सु का दिमाग एक किंग की तरह है। ये पता होने के बाद भी टोवा उसे जान से मारने आई थी, फिर भी उसने उसे एक मौका दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही बने नेक्स्ट डीमन किंग। पर अचानक से ही डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा पावर लेवल महसूस होता है और किसी दूसरे ही यूनिवर्स में हमें दिखाया जाता है एक अननोन गाय जो बोलता है, लॉर्ड जलामा आपको सोए हुए पूरे 3 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, तो आपने अभी उठने का डिसाइड क्यों करा। फिर लॉर्ड जलामा बताते हैं कि एक ऐसा डीमन पैदा हो चुका है जिसने उसे उठने पे मजबूर कर दिया और अब मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि आप इस रूप में नहीं जा सकते, अगर आप इस रूप में गए तो यूनिवर्स की सारी एंटिटी आपके पीछे पड़ जाएगी। फिर लॉर्ड जलामा बोलते हैं कि मेरा भी यही मानना है और वो एक ह्यूमन का रूप ले लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। दूसरी तरफ कोत्सु और गोकू टोवा को निन के पास लेके जाते हैं इलाज के लिए, पर टोवा उसको इलाज करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने इनके साथ क्या करा और वो टोवा को जान से मारने ही वाली होती है। पर तभी बीच में कोत्सु आ जाता है और वो उसे समझाता है कि ये बुरी नहीं है और नेक्स्ट डीमन किंग होने के नाते मेरा काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना। पर निन फिर भी मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं इसे जान से नहीं मारूंगी क्योंकि कुछ ही देर बाद ये खुद ही मर जाएगी और इसका इलाज अब पॉसिबल ही नहीं है। फिर कोत्सु उसे समझाता है कि वो नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला है और उसका काम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। अगर वो अपने लोगों को ऐसे ही मरने देगा तो वो कभी अच्छा डीमन किंग नहीं बन पाएगा। निन फाइनली मान जाती है, पर वो बोलती है कि अगर इसने हमें फिर से धोखा दिया तो इसे तुम अपने हाथों से ही खत्म करोगे। कुछ समय बाद टोवा उठ जाती है। उसके दिमाग में कई सवाल थे कि आखिर उस फाइट का क्या हुआ और वो बची कैसे और उसके बाकी दोस्त कहाँ हैं। पर निन को देखने के बाद वो उस पर अटैक कर देती है। उसका ये मानना था कि निन ने गोकू से शादी करके बहुत ही गलत करा और उसने उन सभी डीमन प्राइड को नीचे गिरा दिया। वो उसे मारने ही वाली होती है पर तभी अचानक से बीच में गोकू आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। निन बोलती है कि मुझे पता था कि इस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, ये अभी भी एक धोखेबाज है। तो वो उससे बहुत ही सवाल पूछती है कि वो आखिर यहाँ आई कैसे और डील फेल होने के बाद भी वो बच कैसे गई, और अगर वो बच भी गई थी तो तुम मेरा इलाज कर क्यों रहे हो। फिर गोकू से बताता है कि मैं तुम्हें वही मारने वाला था पर कोत्सु ने मुझे रोक दिया और उसने मुझे समझाया कि तुम बुरी नहीं हो, तुम जो भी कर रही हो अपने लोगों के लिए कर रही हो। फिर टोवा को रियलाइज होता है कि जिसको वो मारने आई थी उसी ने उसकी जान बचाई और जो उसके दोस्त थे उनने उसकी मदद तक नहीं करी। अब टोवा को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग बुरे नहीं है, पर वो ऐसा दिखाती नहीं है। वो अभी भी ऐसा दिखा रही होती है कि वो गोकू, निन और कोत्सु से चिढ़ती है। अचानक से ही सामने 2 लोग आ जाते हैं और गोकू को उनका पावर लेवल जब तक महसूस नहीं होता जब तक वो उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता। और गोकू बोलता है कि आखिर मुझे इतना पावर लेवल महसूस क्यों नहीं हुआ। ये पावर लेवल इतना था कि ये खुद डीमन किंग को भी महसूस हुआ था। डीमन किंग चौंक के बोलते हैं, क्या फादर अपनी नींद से जाग चुके हैं? नहीं, अभी उन्हें जागने में बहुत टाइम है। गोकू उन दोनों से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। उनमें से एक बताता है कि मेरा नाम है रेमी और इनका एरिस। लॉर्ड जलामा ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था ताकि किसी को पता न चले। गोकू को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि आज तक डीमन किंग ने किसी भी एरिस का जिक्र नहीं करा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीमन किंग मुझे इतने पावरफुल बीइंग के बारे में ना बताएं। और एरिस बोलता है, क्या तुम ही वो नए डीमन हो जिसकी चर्चा पूरे यूनिवर्स में चल रही है? और वो आगे बोलते हैं, गोकू तुम बहुत बदल चुके हो, तुम यहाँ आए थे डीमन किंग को मारने के लिए पर अब तुम उनके वफादार नौकर बन के रह गए। सभी लोग ये सुनने के बाद हैरान थे कि आखिर ये बोल क्या रहा है और गोकू मन में सोचता है कि मैं डीमन किंग को मारने आया हूँ, ये बात बस मुझे ही पता थी, तो आखिर ये बात इसे पता कैसे चली, यहाँ तक कि इसके बारे में मैंने आज तक निन को भी नहीं बताया। गोकू बोलता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बहुत ही मिस्टीरियस है।
मुझे इसके अंदर कुछ अलग ही पावर लेवल महसूस हो रहा है। निन को भी ये पावर लेवल कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था, पर वो कभी इससे मिली नहीं थी। वो एक अनजान होने के बाद भी बहुत ही जाना पहचाना था। अब गोकू उस पे अटैक करने जाता है। एरिस बस पिट ही रहा था। टोवा बोलती है कि ये जितना पावरफुल दिख रहा है उतना है नहीं। तभी रैमी उसे बीच में टोक के बोलता है कि वो बस खेल रहे हैं। और तभी एरिस बस अपने एक फ्लिक से ही गोकू को बहुत दूर जाके गिरा देता है। वो फॉर्म जिसने डेमन किंग को सरपास कर दिया था वो एरिस के सामने नहीं टिक पाई। ये देखने के बाद निन भी डर चुकी थी। वो बोलती है कि अगर ये डेमन किंग से ज्यादा पावरफुल है तो कहीं ये इतने में ही गोकू खड़ा हो जाता है। निन उसे रोकती है और बोलती है कि अगर ये वही है तो तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। और गोकू बोलता है कि मैं इसे जान से मार के ही रहूंगा। कोत्सू, टोवा और निन तीनों ही इसे रोकते हैं क्योंकि वो सभी जानते थे कि गोकू उन्हें नहीं हरा सकता, पर फिर भी गोकू उस पर अटैक करने जाता है। पर इसी बीच में डेमन किंग आ जाते हैं। डेमन किंग बोलते हैं कि बहुत ही समय बाद मुलाकात हुई भाई। ये सुनने के बाद निन का डर यकीन में बदल जाता है कि यही है लॉर्ड जलामा। और तभी लॉर्ड जलामा अपने असली रूप में आ जाते हैं। टोवा भी बोलती है कि मैंने पहली बार 2 गॉड्स को एक साथ देखा है, मैंने इनके बारे में बस सुना ही था। और डेमन किंग बोलते हैं कि तुम इन सबको छोड़ दो, तुमसे मैं लड़ूंगा। डेमन किंग जानते थे कि गोकू पावरफुल है, पर उन्हें ये भी पता था कि अभी वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो जलामा को रोक सके। डेमन किंग अपनी पावर इंक्रीज करने लग जाते हैं और ये पावर लेवल पूरे मल्टीवर्स में महसूस हो रहा था। पर इतनी पावर इंक्रीज करने के बाद भी वो जलामा के एक पंच से ही गिर जाते हैं। और जलामा बोलते हैं कि तुम अभी भी पहले की तरह लूजर ही हो, तुम कभी भी एक अच्छे गॉड नहीं बन सकते। और जलामा बोलते हैं कि अगर तुम्हारा डेमन किंग ही इतना वीक है तो अब तुमसे लड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और लॉर्ड जलामा वहाँ से चले जाते हैं। रैमी उनसे पूछता है कि आप सच में डेमन किंग से ही लड़ने आए थे। फिर बाद में जलामा बताते हैं कि वो गोकू से ही मिलने आए थे, पर अभी वो उतना तैयार नहीं है और देख लेना वो एक दिन तुम्हें भी सरपास कर देगा। कोत्सू बोलता है कि हम मिलके भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर टोवा बताती है कि पूरे मल्टीवर्स में बस एक ही ऐसा है जो उसे रोक सकता है, गॉड का तीसरा बेटा और इन दोनों का बड़ा भाई। गोकू पूछता है कि फिर डेमन किंग ने उसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं। फिर निन बताती है कि वो इन दोनों से भी पावरफुल है और उनका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, तभी डेमन किंग उनकी कभी बात करते नहीं है। फिर गोकू पूछता है कि वो मिलेंगे कहाँ। फिर निन बताती है कि इसका जवाब बस डेमन किंग जानते हैं। आखिर लॉर्ड जलामा यहाँ आए किस लिए थे और उनने बाकी सबको जिंदा क्यों छोड़ दिया, और इनका तीसरा भाई कौन है जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। हमने देखा था लॉर्ड जलामा निन, गोकू और डेमन किंग को अकेले ही हरा देते हैं और वो बस इन्हें इसलिए ही छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर थे। कुछ टाइम बाद जब डेमन किंग उठते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि जलामा ने उसे फिर से हरा दिया। इसके बाद वो अपना आपा खो देते हैं और वो अपना पावर लेवल पागलों की तरह बढ़ाने लग जाते हैं। गोकू इन्हें रोकने जाता है। वो कहता है कि अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका तो ये ऐसे ही मर जाएंगे, पर निन उसे रोकती है। वो बोलती है कि अभी इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, अगर हम इनके पास भी गए तो हम धूल में बदल जाएंगे। डेमन किंग अपनी हिडन पावर अनलीश कर रहे थे और ये पूरा होने के बाद भी वो बिना सोचे समझे गोकू पे अटैक कर देते हैं और वो पूछने लग जाते हैं कि आखिर एक मॉर्टल मेरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है। गोकू को कुछ समझ में नहीं आता। वो उस पर फिर से अटैक करने ही वाला होता है, पर इस बार बीच में निन आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर आपको हो क्या गया, पर डेमन किंग उस पर भी वार कर देते हैं। ये देखने के बाद कोत्सू उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। टोवा समझ गई थी कि इधर क्या हो रहा है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाले थी डेमन किंग उसपे भी वार कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इधर चल क्या रहा है और डेमन किंग को अचानक से हुआ क्या। तभी टोवा बताती है कि ये एक कर्ज है जो इनके फादर ने इन्हें दिया था। इनके फादर ने कहा था अगर ये अपनी हिडन पावर अनलॉक करेंगे तो इनकी सारी मेमोरीज चली जाएगी। यही रीजन है कि ये अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पा रहे। डेमन किंग पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। अब बस गोकू के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो सबको मरने दे या तो वो डेमन किंग को खुद ही मार दे। पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि बस डेमन किंग ही है जो जानते हैं कि उनका बड़ा भाई किधर है, जो जलामा को हराने में उनकी मदद करेगा। गोकू पूछता है कि इस कर्ज को ब्रेक करने का कोई तो रास्ता होगा ही। फिर टोवा बताती है कि इसको बस डेमन किंग के फादर ही ब्रेक कर सकते हैं, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। फिर टोवा बताती है कि एक दूसरा रास्ता है, पर वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हमें बुलाना होगा लेडी अकुनो को। गोकू पूछता है कि आखिर ये लेडी अकुनो है कौन। फिर टोवा बताती है कि कई साल पहले लेडी अकुनो और डेमन किंग को एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर वो एक डिवाइन एंजल थी और डेमन किंग एक सुप्रीम डीमन, तो इसीलिए दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। और डेमन किंग आज भी उन्हें याद करते हैं, तो बस वही है जो इन्हें वापस कंट्रोल में ला सकती है। फिर गोकू बोलता है कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, पर टोवा बताती है वो इनमें से किसी मल्टीवर्स में नहीं रहती, वो रहती है डिवाइन मल्टीवर्स में। गोकू हैरान था क्या इससे भी कोई ऊपर मल्टीवर्स है। फिर टोवा बताती है कि हमें उस मल्टीवर्स में जाने के लिए आर्कएंजल ब्लड चाहिए होगा, पर वो हमारे पास नहीं है, तो हम उधर नहीं जा सकते। इस वक्त बाकी सभी डीमंस भी डेमन किंग को रोकने में लग जाते हैं और गोकू सबको बताता है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम उस वर्ल्ड में कैसे जाएं। निन हैरान थी कि आखिर उस वर्ल्ड में जाने का और कौन सा रास्ता होगा, क्योंकि वो अपनी मदर से मिलने की बहुत कोशिश करती रही, पर वो आज तक नहीं मिल पाई। तो आखिर गोकू ने वो रास्ता कैसे ढूंढ लिया। फिर गोकू बताता है कि सभी डीमंस डेमन किंग को रोकेंगे और हम 5 लोग जाएंगे मेरे यूनिवर्स में। तभी दिखाया जाता है कि ग्रैंड पीस्ट और जेनोसामा के आगे 5 डीमंस आ जाते हैं
वो हैरान थे कि अब गोकू भी पूरी तरह से डीमन बन चुका है और उससे भी बड़ी बात, उसकी शादी डीमन किंग की बेटी से हो गई। गोकू उन्हें बताता है कि वो पुरानी सारी बातें भुला चुका है और गोकू बोलता है या तो तुम हमारी मदद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा दोनों ही जानते थे कि वो गोकू को नहीं हरा सकते क्योंकि वो अब एक अलग ही पावर लेवल पे था। तो वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या मदद चाहिए। फिर गोकू बताता है उसे चाहिए सुपर ड्रैगन बॉल्स। ये सुनने के बाद टोवा और निन को रियलाइज होता है कि ये उनने कभी क्यों नहीं सोचा। निन इतने सालों से अपने मदर को ढूंढने की कोशिश करती रही पर उसने कभी सुपर ड्रैगन बॉल के बारे में सोचा ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निन सुपर ड्रैगन को समन करती है और वो पूछती है कि डिवाइन मल्टीवर्स में जाने का क्या रास्ता है। फिर सुपर सैंड्रोन उन्हें बताता है कि इसके लिए तुम्हें आर्कएंजल ब्लड चाहिए होगा और दूसरा रास्ता ये है कि 6 लोग अपने डिवाइन पावर एक ही जगह पर अनलीश करें। पर वो बस 5 ही लोग थे। ग्रैंड प्रीस्ट को ये तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये करना क्या चाह रहे हैं, पर वो ना चाहते हुए भी उनकी मदद कर देते हैं क्योंकि उसे पता था कि अगर ये फेल हुए तो वो ज़ेनोसामा को जान से मार देंगे। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उनकी मदद करते हैं। वो अपनी सभी पावर एक ही जगह पे अनलीश करते हैं और पोर्टल खुलता है डिवाइन मल्टीवर्स का। वो उसके अंदर जाने ही वाले होते हैं पर तभी वहाँ से कोई बाहर आता है। वो उस जगह का गार्ड था और वो उन्हें अंदर आने से साफ इसलिए मना करता है क्योंकि वो प्योर ब्लडेड नहीं थे और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। पर पता नहीं क्यों निन उससे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। शायद वो अकुनो की बेटी है इसीलिए, पर ये बात उस गार्ड को नहीं पता थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अकुनो और अजुनो बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये गार्ड अपनी इतनी पावर का यूज क्यों कर रहा है। अकुनो उससे कहती है कि हमें जाके देखना चाहिए पर अजुनो मना कर देती है कि ये वो खुद ही संभाल लेगा। गोकू अभी भी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ था तो इसीलिए निन, कोत्सु और टोवा उस गार्ड से लड़ने जाते हैं पर तीनों मिलके भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। टोवा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि निन और कोत्सु जैसे लोग उसके सामने टिक नहीं पा रहे। उसे पता था कि वो उस गार्ड को नहीं हरा सकती पर फिर भी एक वफादार सोल्जर होने के नाते वो उनसे लड़ने जाती है। उनकी इतनी बुरी हालत देख के गोकू से सहा नहीं जाता तो वो उन सबको पीछे हटने के लिए बोल देता है और वो उससे कहता है कि अब तुम बस मुझसे लड़ोगे और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। गार्ड को यकीन नहीं हो रहा होता कि गोकू उससे ज्यादा पावरफुल है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मॉर्टल उसे टक्कर देगा। गोकू उस गार्ड को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो इधर क्यों आए हैं पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ना चाहते हुए भी गोकू को उसे मारना पड़ता है और उसके मरते ही सामने आती है लॉर्ड अजुनो। फिर निन उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह डीमन किंग अपना आपा खो चुके हैं और अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो पूरे मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और हम लेडी अकुनो को ढूंढने आए हैं क्योंकि वही है जो उन्हें रोक सकती है। ये सुनने के बाद लॉर्ड अजुनो साफ मना कर देती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मल्टीवर्स में क्या हो रहा है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मैं ही मार दूंगी। उस गार्ड की फाइट के बाद अब गोकू की हालत भी खराब हो चुकी थी और निन, टोवा और कोत्सु उस गार्ड को नहीं हरा पाए तो वो अजुनो को कैसे हराते। फिर निन बोलते हैं कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बोलने के बाद निन उस पर अटैक कर देती है। टोवा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसे नहीं हरा सकती और जिसका डर था वही हुआ। वो निन को एक पत्थर में बदल देती है। गोकू उससे पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या करा और वो टोवा से बोलता है उसे सही करने के लिए। फिर टोवा बताती है कि ये उसके बस की बात नहीं है, ये बस डिवाइन एंजल्स ही कर सकते हैं। गोकू बोलता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे पर तुम इसे सही कर दो, पर लॉर्ड अजुनो मना कर देती है कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, तुम लोग जिंदा रहने के लायक नहीं हो और वो उन पे बहुत ही पावरफुल अटैक करती है पर वो अटैक बीच में ही गायब हो जाता है। और तब हमें दिखाई जाती है लेडी अकुनो और वो बोलती है कि मैं इतने सालों से चुप रही पर तुम मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तब लॉर्ड अजुनो को रियलाइज होता है कि ये डीमन किंग और अकुनो की बेटी थी और वो उनसे बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम इतने सालों बाद उसे भूल चुकी होगी पर तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो और अब तुम उस डीमन के लिए हमसे भी लड़ोगी। फिर वो बताती है कि मैं इतने टाइम तक यहाँ कैदियों की तरह रही, वो भी बस इसीलिए कि मैं अपने लोगों को खुश कर सकूं, पर अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद गोकू को थोड़ी तसल्ली मिलती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीमन किंग हाफ मल्टीवर्स को खत्म कर चुके हैं और ना चाहते हुए भी लॉर्ड जलामा को उसके आगे आना पड़ता है। लॉर्ड जलामा देखते ही समझ जाते हैं कि इसने अपनी हिडन पावर अनलीश कर ली और फादर के कर्ज की वजह से इसकी मेमोरीज भी चली गई। लॉर्ड सलामा उनसे कुछ बोलने ही वाले होते हैं पर इतने में ही डीमन किंग उन्हें एक पंच मार देता है और इतने करोड़ों सालों में पहली बार लॉर्ड जलामा को दर्द का एहसास हुआ। वो दोनों ही अपनी फुल पावर से फाइट कर रहे होते हैं पर ये बात लॉर्ड जलामा भी जानते थे कि अगर उन्होंने उसे अभी खत्म नहीं करा तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकता है। तो वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं पर उससे डीमन किंग को खरोच तक नहीं आई थी। जलामा भी अपनी पूरी पावर का इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर दोनों की पावर टकराई तो पूरा मल्टीवर्स ही खत्म हो जाएगा, पर शायद अब डीमन किंग को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था तो वो भी अपनी डेथ बॉल से अटैक करते हैं और वो डेथ बॉल उन्हें लगने ही वाली होती है पर इतने में ही रैमी उनके साथ जगह स्विच कर लेता है और लॉर्ड जलामा की जगह वो मारा जाता है। पर डीमन किंग को यही लग रहा था कि उसने जलामा को फाइनली जान से मार दिया, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो जाता है गोकू की तलाश में उसे जान से मारने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि जलामा अधमरी हालत में पड़े हुए हैं और वो बोलते हैं कि मैं रैमी की वजह से बच गया, मुझे कुछ जल्दी ही करना होगा इससे पहले बहुत देर हो जाए।
और ये सब पावर लेवल उन्हें डिवाइन वर्ल्ड पे भी महसूस होता है। अकुनो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे जाना ही होगा, और वो एक अटैक का यूज करके अजुनो को डिवाइन चेन में बांध देती है। और वो गोकू से बोलती है कि हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। डीमन किंग अब बेकाबू हो चुके हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड जलामा भी उसे नहीं हरा पाए। क्या अकुनो उसे रोक पाएगी? जब गोकू के पास अभी भी कोई ऐसी टेक्निक है जो डीमन किंग को रोक सके? ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। जो हमने देखा था कि डीमन किंग कई प्लैनेट्स और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो लॉर्ड जलामा को भी जान से मार देते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं अकुनो को। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि अकुनो उनके सामने कैसे है, और पता नहीं उस कर्ज के होने के बाद भी वो उसे कैसे पहचान गए। अकुनो उसे समझाती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अब बहुत तबाही हो चुकी है। पर डीमन किंग को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो उसके सामने है, क्योंकि वो तो करोड़ों साल पहले ही बिछड़ चुके थे। वो उनसे पूछते हैं कि तुम इधर आई कैसे? फिर वो बताती है कि मुझे ये लोग लेके आए, और हम देखते हैं गोकू और उसकी टीम को। डीमन किंग फिर से अपने आपा खोने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दूंगा। अकुनो से समझाती है कि ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, ये तुम्हारे दोस्त हैं। पर डीमन किंग कुछ सुनने के लिए तैयार थे ही नहीं। वो अकुनो के अलावा सबको मारने के लिए बेताब हो रहे थे। गोकू पूछता है कि ये काम नहीं करा, अब हम क्या करेंगे? फिर अकुनो से बताती है कि हमें एक रिचुअल करना होगा, पर इसके लिए नेन को जागना होगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नेन एक पत्थर में बदल चुकी थी। अकुनो गोकू से बोलती है कि मुझे इसे ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, जब तक तुम्हें डीमन किंग को रोकना होगा। पर गोकू बोलता है कि उसने लॉर्ड जलामा तक को मार दिया, तो मैं उनके सामने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। फिर अकुनो गोकू को अपनी पावर दे देती है ताकि वो उससे लड़ सके। अब ये पावर डीमन किंग को रोकने के लिए काफी है या नहीं, ये उससे लड़के ही पता चलेगा। और दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के पंचेस से कई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो गोकू डिसाइड करता है कि वो डीमन किंग पे वार नहीं करेगा, तो वो बस डिफेंस करने लग जाता है। डीमन किंग उसकी पावर देखने के बाद हैरान थे कि उसने तो जलामा तक को हरा दिया, तो आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? गोकू अकुनो से जल्दी करने के लिए बोलता है, क्योंकि उनकी फाइट्स में कई प्लैनेट्स और जगह डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब फाइनली नींद जाग जाती है और वो उठते ही बोलती है कि उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने खुद ही उसकी आंखों में देख लिया था। वो अपनी मदर को सामने देख के शॉक थी, और फिर अकुनो से बताती है कि उन्हें एक रिचुअल करना होगा जिससे वो डीमन किंग का कर्ज ब्रेक कर सके। अब अकुनो डीमन किंग से बोलती है कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना ही होगा, एक आखिरी बार। डीमन किंग चाहे कितने भी गुस्सा क्यों ना हो, पर वो अकुनो की बात को कभी नहीं टालते। और वो बोलते हैं कि अगर ये कर्ज वाली बात झूठ हुई तो मैं गोकू के सारे दोस्तों को मार दूंगा। और गोकू भी बोलता है इसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लेना, पर अभी हमें ये रिचुअल करने दो। वो सभी डीमन किंग के आगे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और वो उसके अंदर से सारी कर्ज एनर्जी निकालने लग जाते हैं। इसमें डीमन किंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो अकुनो की वजह से चुप थे। थोड़ी देर बाद ही उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं। निन उससे पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर अकुनो बताती है कि उनकी मिलियंस ऑफ ईयर की मेमोरी कुछ सेकंडों में ही उनके दिमाग में आ रही है, तो वो ये प्रेशर झेल नहीं पा रहे। पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें होश आ जाता है। डीमन किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अकुनो उनके सामने थी, पर डीमन किंग अचानक से ही उदास हो जाते हैं और बाकी सब उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या। फिर वो बताते हैं कि उन्हें अपने भाई को मार दिया। वो बताते हैं कि उन्हें जलामा को हरा के खुद को प्रूव करना था, वो कभी उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आखिर वो उनका भाई था। और उसके अलावा मैंने जाने कितने ही मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिए और करोड़ों मासूमें जाने मेरे वजह से गई। फिर निन और अकुनो ने समझाते हैं कि ये इनकी गलती नहीं है, आप अपने होश में नहीं थे। और गोकू बताता है कि जलामा को तो नहीं पता, पर हम बाकी लोगों को रिवाइव कर सकते हैं सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो ही गया था, पर तभी अचानक से बहुत बिजलियां कड़कने लग जाती हैं और लेडी अकुनो बोलती है कि वो आ गई। और हमें दिखाया जाता है लॉर्ड अजुनो को, जो बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अकुनो को बोलती है, हमने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए सब कुछ करा, पर तुम फिर से इस डीमन के पास आ गई और तुम देख ही सकती हो कि इसने पूरे मल्टीवर्स के साथ क्या करा है। ये एक मॉन्स्टर है, असली मुसीबत तुम नहीं, ये डीमन किंग ही है, तो मैं इसे जान से मार दूंगी। उस रिचुअल के बाद अब किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो खड़े भी हो सके, और हम जानते ही है कि लेडी अजुनो कितनी पावरफुल है, तो क्या ये उन्हें रोक पाएंगे या फिर लेडी अजुनो सबको जान से मार देगी। और लॉर्ड जलामा है किधर, ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में। हमने देखा था कि गोकू ने डीमन किंग को फाइनली हरा दिया था, पर तभी अजुनो आती है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि किस तरह अकुनो ने उसे धोखा दिया और उनकी प्राइड को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। उधर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अजुनो से लड़ सके, सिवाय एक के। गोकू उन सबसे पीछे हटने के लिए बोलता है और वो कहता है कि इसे मैं अकेले ही संभालूंगा, क्योंकि अभी कोई भी सही हालत में नहीं है। और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो अजुनो उस पे भारी पड़ रही थी और वो एक पंच पे ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देती है। सबको लग रहा था कि अब गोकू मर चुका है, पर उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। अजुनो थोड़ा इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि आज तक कोई भी इस अटैक से नहीं बच पाया था, पर तुमने ये करके दिखा दिया।
फिर निन बताती है कि शायद वो डीमन रेज का यूज कर रहा है, इसीलिए वो अजुनो के सामने टिक गया। पर डीमन किंग थोड़ा टेंशन में आके बोलते हैं कि डीमन रेज उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जब मैं डीमन रेज के साथ उससे लड़ा था तब उसने मुझे एक पंच में ही हरा दिया था और मैं कई सालों तक उठा भी नहीं था। तो गोकू बस डीमन रेज का नहीं, वो किसी और टेक्निक का भी यूज कर रहा है। और जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये वही है तो शायद हम जीत सकते हैं। अजुनो को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने सुप्रीम गॉड के साथ डील कर ली है, वही सुप्रीम गॉड जिनने अजुनो को उसकी पावर दी थी। गोकू बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं ये राज खुलने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। और दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। गोकू उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था और अजुनो भी उसके सारे अटैक से बच रही थी। कोत्सु पूछता है कि आखिर ये सुप्रीम गॉड्स है कौन, पर डीमन किंग उसका जवाब ना देके बस वो फाइट देखने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर अजुनो एक गंदी चाल चलती है। वो एक इल्यूजन टेक्निक का यूज करती है, जिससे बाकी सब लोगों को गोकू की जगह जिनसे सबसे ज्यादा वो हेट करते हैं वो दिखने लग जाते हैं। और इसके बाद सभी गोकू के दोस्त उस पर अटैक करने लग जाते हैं। पर अकुनो को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे दो अजुनो दिखाई दे रही थी और गोकू बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। और अजुनो ये सब देख के हंस रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि गोकू अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर उसके दोस्त उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोकू ने बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि कोत्सु गोकू का हाथ तक तोड़ देता है। डीमन रेज टेक्निक होने के बाद भी वो उनके अटैक डॉज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत थका हुआ था। गोकू सोचता है कि मेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इन्हें अपने हाथों से मार दूं या फिर मैं इनके हाथों से मर जाऊं। पर गोकू इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता था, और ये बात उसे भी पता थी कि अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची हुई है। इसीलिए वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है और वो तैयार हो जाता है अपने दोस्तों के हाथों से मरने के लिए। पर तभी सब रुक के अचानक से गोकू को देखने लग जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई। अजुनो को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका कर्ज ब्रेक कैसे हो गया, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये अकुनो के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि ये कर्ज अकुनो ने ब्रेक करा था। और वो बोलती है कि सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही हो, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी। वो उसे मारने वाली ही होती है, पर तभी बीच में गोकू आ जाता है। पर अब गोकू के पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खुद को बचा भी सके, तो अजुनो से जान से मारने के लिए एक अटैक करती है, पर वो अटैक बीच में ही गायब हो जाता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो सब सामने देखते हैं सुप्रीम गॉड्स को। सब हैरान थे क्योंकि कोई भी उनका पावर लेवल महसूस नहीं कर पा रहा था। तो गोकू समझ जाता है कि ये सुप्रीम गॉड्स के अलावा और कोई नहीं हो सकते। और वो अजुनो को बोलते हैं कि तुमने डिवाइन मल्टीवर्स के रूल ब्रेक करे हैं, क्योंकि उसका काम था मल्टीवर्स को स्टेबल करना, पर इनकी फाइट ने कई मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो अजुनो को बोलते हैं कि अब हम तुम्हारी पावर छीन लेंगे और नए डिवाइन मल्टीवर्स की क्वीन बनेगी अकुनो। और तभी वो सुप्रीम गॉड अजुनो की सारी पावर अकुनो को दे देते हैं। और अब अजुनो एक नॉर्मल इंसान के अलावा कुछ नहीं थी। अब सजा देने की बारी थी गोकू और उसके दोस्तों को, क्योंकि कई मल्टीवर्स के तबाह होने का कारण वो लोग भी थे। और वो बोलते हैं कि तुम सबको चलना पड़ेगा डिवाइन कोर्ट में हमारे साथ, जहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या सजा दे। गोकू, डीमन किंग और बाकी सभी जानते थे कि वो मिलके भी उन्हें नहीं हरा सकते, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उनके साथ जाने के। तो सभी गॉड डिसाइड करने लग जाते हैं कि आखिर सजा दी किसे जाए। गोकू की वजह से कई मल्टीवर्स तबाह हुए, पर वही था जिसने डीमन किंग को रोका, और तभी कई मल्टीवर्स बच भी गए। तो गोकू ने अच्छा और बुरा काम दोनों करा है, तो हम उसे जान से तो नहीं मारेंगे, पर उसे सजा जरूर मिलेगी। तो वो सभी गॉड बात करके डिसाइड करते हैं कि गोकू को क्या सजा दी जाए, और वो बाद में डिसाइड करते हैं कि गोकू सबसे ज्यादा प्यार निन और कोत्सु से करता है, और अब ये उन्हें डिसाइड करना है कि कौन अपनी जान देना चाहता है। गोकू ये ऑफर साफ ठुकरा देता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो वो मुझे दो, ना कि मेरे परिवार को। पर सुप्रीम गॉड साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने मल्टीवर्स को बचाया था, तो हम तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अकुनो उन्हें समझाती है कि तुम इनके ऑर्डर का अपमान मत करो, वरना वो तुम सभी को मार देंगे। तो निन डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से कोत्सु या फिर बाकी किसी को दिक्कत हो। कोत्सु उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वो सुप्रीम गॉड निन के दो हिस्से कर देता है। अब ये देखने के बाद कोत्सु अपना आपा खो देता है और वो अनलीश करता है अपनी डीमन फॉर्म, और अब वो अपनी पूरी ताकत से उस सुप्रीम गॉड पे अटैक करता है और वो एक ही बार में उसे जान से मार देता है। अब सभी लोग जानते थे कि पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अब हमें वैसे ही मार देंगे। तो अकुनो भी डिसाइड करती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने का, और वो अपनी सारी पावर गोकू को दे देती है। और एक सेन होने की वजह से जब वो पावर गोकू को मिलती है तो वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें तबाही के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पर तभी टोवा वहाँ से भाग जाती है, पर गोकू उस पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि इसमें उसकी कुछ गलती नहीं थी। उसे हमने अपने मतलब के लिए घसीटा, और वैसे भी वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। डीमन किंग अपनी टेक्निक से कोत्सु और गोकू को लगातार हील कर रहे थे, क्योंकि उनमें भी इतनी पावर नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। सुप्रीम गॉड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे में इतनी पावर है कैसे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो एक हाफ डीमन और एक हाफ सेयन है। और अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी।
और ये बात गोकू जानता ही था कि कोत्सू का जन्म ही हुआ था पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। गोकू और कोत्सू के टीम वर्क के सामने सुप्रीम गॉड भी नहीं टिक पा रहे थे, इसीलिए वो गॉड्स यूज करते हैं फ्यूजन टेक्निक का। वो फ्यूजन इतना पावरफुल था कि पूरा डिवाइन मल्टीवर्स ही तबाह हो जाता है। अब फिर से वो उनसे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। अब सुप्रीम गॉड्स एक पनिशर मूव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाला तड़प तड़प के मरता है। वो उस अटैक का यूज कोत्सू पे करते हैं, पर तभी उस अटैक के सामने कोई आ जाता है और वो होती है टोवा। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर टोवा वापस आई क्यों। वो तो लड़ाई छोड़ के भाग गई थी। हम सभी जानते हैं कि टोवा पहले गोकू और कोत्सू को पसंद नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि कोत्सू ही है एक असली डीमन किंग, और उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। तो अब उसकी बारी है, और वो बताती है कि मैं लड़ाई में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकती थी, तो मैं कुछ मदद लेने गई थी। और ये बोलने के बाद ही टोवा मर जाती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे होते हैं ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड ज़लामा। डीमन किंग शॉक थे और खुश भी कि उनका भाई नहीं मरा। लॉर्ड ज़लामा बताते हैं कि टोवा ने हमें सब कुछ बता दिया है, और अगर हमने इन सुप्रीम गॉड्स को नहीं रोका तो ये हमारे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। ये बोलने के बाद लॉर्ड ज़लामा डीमन किंग को एक पोटारो इयररिंग देते हैं, और वो बताते हैं कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें भी फ्यूजन करना होगा। और डीमन किंग बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वो पोटारो इयररिंग्स पहन लेते हैं, और ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी पावर गोकू को दे देते हैं, क्योंकि वो दोनों लड़ाई में कुछ खास मदद नहीं कर पाते, पर अभी भी सुप्रीम गॉड्स उनसे ज्यादा पावरफुल थे। तो वो गोकू को बहुत बुरी तरह मार के एक कोने में फेंक देते हैं। और अब बारी थी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़लामा के फ्यूजन की, और सुप्रीम गॉड उनका भी एक हाथ उखाड़ देते हैं, और उसके बाद वो अपनी तलवार कोत्सू के सीने के आर पार कर देते हैं। और ये गोकू से बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, क्योंकि इतने सालों के बाद उसे एक परिवार मिला था, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो वो कोत्सू को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, तो वो अपनी सारी रेज अनलीश करता है और बन जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सुप्रीम डीमंस को दिखाई देना बंद हो जाता है, और तभी गोकू तैयार करता है एक स्पिरिट बम। तो कोत्सू और डीमन किंग और ज़लामा का फ्यूजन गोकू को अपनी सारी पावर दे देते हैं, और ये स्पिरिट बम कई मल्टीवर्स से भी बड़ा था। सुप्रीम गॉड्स अपने सारे अटैक कर देते हैं, वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट तक, पर गोकू का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे, और तभी वो अपने उस स्पिरिट बम से सुप्रीम गॉड को जान से मार देते हैं। और ये स्पिरिट बम इतना पावरफुल था कि डिवाइन मल्टीवर्स, डीमन मल्टीवर्स और हमारा ओरिजिनल मल्टीवर्स तीनों ही तबाह हो जाते हैं। और अब पूरे मल्टीवर्स में बस 4 ही लोग बचे थे, गोकू, कोत्सू, डीमन किंग और लॉर्ड ज़लामा। और कोत्सू भी धीरे धीरे मर रहा होता है, और गोकू को रियलाइज होता है कि उसके जीतने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। वो पूरा मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय कर ही चुका है, पर अब उसका खुद का बेटा, जिसे बचाने के लिए उसने ये सब करा था, वो अब मर रहा है। लॉर्ड ज़लामा बताते हैं कि मैं पास्ट में जाके ये सब सही कर सकता हूँ, और तुम वो लाइफ जी सकते हो जो तुम्हें जीनी चाहिए थी, पर इसके बाद कोत्सू का नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि ना तो तुम कभी निन से मिल पाओगे और ना ही ये पैदा होगा। गोकू साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोत्सू को खोए, पर कोत्सू उसे समझाता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो वो वैसे ही मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप और पूरा मल्टीवर्स ये भुगते। और दिखाया जाता है कि लॉर्ड ज़लामा पास्ट में जा चुके हैं। तभी गोकू कोत्सू को अपना लास्ट हक देता है, और वो पूरा यूनिवर्स ही मिट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ज़लामा उस मीटिंग पे टेलीपोर्ट हुए थे, जहाँ पर ये सब प्लान बनाया गया था कि वो गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक करेंगे, और वो सभी हैरान थे कि लॉर्ड ज़लामा यहाँ क्या कर रहे हैं। पर इससे पहले वो कुछ बोलते, वो सभी गॉड्स को जान से मार देते हैं। और ये काम लॉर्ड ज़लामा ने करा था, तो ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा की भी हिम्मत नहीं होती कि उन पे सवाल उठा सके। और हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने घर पे उठता है। अब उसकी याददाश्त जा चुकी थी, क्योंकि लॉर्ड ज़लामा ने सभी गॉड्स को मार दिया, और वो टाइम चैम्बर में कभी लॉक हुआ ही नहीं। पर फिर भी गोकू को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया है, और सभी लोग अपनी लाइफ में खुश थे। गोकू को उसका परिवार मिल गया था, डीमन किंग निन को डीमन क्वीन बना देते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन लेते हैं। सबको अपनी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी थी, सिवाय कोत्सू के, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। पर मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का रिग्रेट होता, क्योंकि इसी के लिए उसने खुद को सैक्रिफाइस करा था। तो ये था व्हाट इफ गोकू बिकेम इविल का लास्ट एपिसोड।